आप सभी का इस अंक के ऐतिहासिक तंत्र पर स्वागत है। यहाँ हम मातृभूमि से संवाद करते हैं, भविष्य का सपना देखते हैं। ये कार्यक्रम हमारे देश के आधिकारिक संरक्षण में निर्मित एक कृति है, वास्तविक दृश्य और सांस्कृतिक खंड। आज हमने विशेष रूप से 4 सम्मानित अतिथियों को आमंत्रित किया है। नवीनतम उपस्थित ये चेंग जियान नाम का मुसीबतखोर। ये कार्यक्रम प्रस्तावना से लेकर लेखन, समग्र ढांचे की रचना तक सब कुछ मैंने ही संभाला है। अब चैनल पर कहें तो आदमी बदला जा सकता है, ये चैनल का सामूहिक निर्णय है। चेंग जियान, तुम्हारा अनुभव अभी भी थोड़ा कम है। सबका मानना है, तुम्हारे मौजूदा अनुभव के हिसाब से तुम अभी इस स्तर की परियोजना का बोझ नहीं उठा सकते। तुम एक बार हस्तांतरण की तैयारी करो। इस बार का होस्टिंग काम हान युए को सौंपना ज्यादा स्थिर रहेगा। चेंग जियान, ये कार्यक्रम चैनल की प्रमुख प्रस्तुति है और स्वर्णिम समय में पूरे देश में प्रसारित होता है। ये तुम्हारे पहले वाले स्थानीय कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग है। जिम्मेदारी बहुत भारी है। हान युए, ये किस बड़े नेता का आदमी है? चेंग जियान, लियू निदेशक, हान युए की पृष्ठभूमि आखिर है क्या? क्या मुझे सामने से कहने की जरूरत है? सर काटने की ताक में है वो। मुझे चेंग जियान समझता क्या है? लियू निदेशक, असल में उसे पहला एपिसोड होस्ट करने देना भी कोई छोटी बात नहीं। आखिर उसके पास ऐसे बड़े मंच का अनुभव नहीं है। लाइव प्रसारण में अगर गड़बड़ हुई तो मंच ही नहीं संभलेगा। अगर हम उसी बहाने आदमी बदल दें तो बात अपने आप बन जाएगी। बात साफ है, इस कार्यक्रम की जड़ आखिरकार उसी ने डाली है। अगर अभी जबरदस्ती जगह बदलवाएं और वो ऊपर तक हंगामा कर दे तो चैनल की साख भी शायद अच्छी न दिखे। चाचा लियू। छोटे हान, जल्दी मत करो, तुम्हारे चाचा लियू यहाँ हैं। इस कार्यक्रम का होस्ट वही रहेगा, ये पक्का है। निश्चिंत रहो। इस चैनल में हम छोटे हान के अलावा और कौन है जो ये बोझ उठा सके? रियल टाइम डेटा पर नजर रखो। रेटिंग में जरा भी असामान्यता हो, अगले एपिसोड में सीधे उसे हटवा देंगे। अब कृपया मुझे सभी को बड़े सम्मान से परिचित कराने दें। हमारे देश द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित नवीनतम पीढ़ी का A2 संपूर्ण दृश्य अवगाहन उपकरण प्रणाली। प्रारंभ। अवगाहन दृश्य अब प्रवेश कर रहा है। इस जोड़ी चश्मे के जरिए हम आप सभी को समय की दीवारें पार कराएंगे। एक अवगाहनात्मक अनुभव जो प्राचीन और आधुनिक संवाद को भविष्य की यात्रा से जोड़ दे। ये दृश्य इतना सच्चा कैसे हो सकता है? हमारी आभासी तकनीक पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी है। ये तो वास्तविक समय के विशेष प्रभाव हैं। ये कैसे मुमकिन है? अवगाहन, यह विशेष प्रभाव टीम आखिर कहां से लाए? इस स्तर की रेंडरिंग, कितना बजट जल गया होगा? निदेशक, सुना है यह अवगाहन ने खुद निवेश और टीम जुटाई है। चैनल के खाते से एक पैसा नहीं लिया। क्या उसने खुद ही सब किया? आज आइए इतिहास के उस भारी द्वार को खोलें और उस तूफानी युग में कदम रखें। हम जिस पहले व्यक्ति से बात करेंगे वो 17 वर्ष की उम्र में संकट में पड़ गया। दरबारी दल का सफाया किया, निष्ठा निभाने का संकल्प। सारी उम्र कर्मठ और संयमी रहा, रात दिन बिना थके काम किया। इतिहास ने भी उसे सम्मान से लिखा। मुर्गे की बांग के साथ उठ पड़ा। रात गहरी थी फिर भी नींद नहीं आए। यह वर्णन इतना जाना पहचाना कैसे लग रहा है? क्या सचमुच यह वही है? शुरुआत के पहले ही प्रमुख, इतिहास का इतना विवादित व्यक्ति ही। एक ऐसा शासक जो बिल्कुल भी अयोग्य नहीं था लेकिन फिर भी देश का राजा बन गया। एक लगभग वीरतापूर्ण परिश्रम। आखिरकार जो मिला वो जिंगशान की उस पुरानी बबूल के पेड़ के नीचे। वही पंक्ति, मैं मरूं, पूर्वजों से मिलने को मुंह ना दिखे। मारो, महल में घुसकर मारो। शहर के द्वार अब और नहीं संभलेगे। टक्कर मारो, हर हाल में टक्कर मारनी होगी। कहाँ है राहत सेना? हमारी राहत सेना आखिर है कहाँ? आज तो फिर महान मिंग उधार लेने के समय मैं दाशुन स्वर्ग की इच्छा से उठा, जनता के साथ खड़ा होकर आगे बढ़ा, नगर पर अधिकार कर लिया।
ये दृश्य तो एकदम असली लग रहा है, मानो वो सचमुच वहाँ खड़ा हो। सच में। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। मिंग राजवंश का अंतिम सम्राट झू योजियान। तो यह चोंगजिन सम्राट थे। ये कैसे हो सकता है कि वे ही हों, एक पराजित देश का राजा, जिस पर गर्व करने लायक क्या है और बात करने को भी क्या बचा है। बीजिंग तक भी नहीं बचा पाए, अपनी रानी को भी बचा न सके, अब कहने को बचा ही क्या है। सबसे बेरहम तो राजघराने ही होते हैं। ये कर्मचारी क्या कर रहा है? पहले ही दृश्य में इस तरह के पराजित देश के राजा का परिचय क्यों दिया? झू योजियान की साख और क्षमता, उसमें अब और गिरावट की गुंजाइश ही नहीं। सोने जैसे कार्यक्रम का पहला दावेदार होने के नाते बातचीत करने वाला व्यक्ति, कम से कम टांग और सोंग के सम्राटों जैसा, शायद उससे भी ऊपर का राजा। तुम जानते हो स्वर्गीय राज दरबार के बाहर क्या हुआ? विद्रोही गद्दार, तुम अकेले ही दरबार में घुस आने की हिम्मत कर बैठे। पश्चिमी शाखा। यहाँ ये सचमुच उस जमाने का बैंगनी महल है। ये समय और स्थान की छाया छवि है। मेहमान इस समय ठीक वहीं खड़े हैं। 337 वर्षों बाद चोंगजिन के 17वें वर्ष से 15 मार्च को बैंगनी महल में। असल में यही मिंग का अंतिम राजा है। आज हम सबको आपको परिचित कराना होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं 300 वर्षों की धूप छांव को लांघते हुए मिंग के दर्शन करने आया हूँ, चोंगजिन सम्राट के समक्ष। तुम क्या कह रहे हो? तुम कहां से आया? भविष्य से। कभी हान तलवार ने अकेले काट दिया था। सफेद सांप से उठ खड़ा हुआ, तभी कहा कि मेरी तकदीर में स्वर्ग का आदेश है। चाओ पी ने बगावत कर दी। पीले ड्रैगन को कियाओ झोऊ की निशानी के रूप में भेंट किया गया। शाबाश। तांग राजवंश के वीर योद्धा। दूसरे ड्रैगन को दरवाजे के बाहर की ड्यूटी पर भेज दिया गया। कुलगुरु को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजो। सारा संसार प्रकाश से भर गया और 3 दिन तक गोल घूमता रहा। सब कुछ स्वर्ग की मर्जी था। अब वो बेशर्म साजिशी तिजोरी अभी भी मिंग राजवंश के निषिद्ध नगर में है। तुम जैसे एक शख्स को जल्दी से भेज दूं। भविष्य का इंसान, क्या तुम आकर उसके लिए स्वर्ग का आदेश गुनगुनाना चाहते हो? ली ज़िचेंग। इस संवाद का तय किया हुआ समय वाकई जयाशेन वर्ष था, राजधानी के पतन के उस दिन। शुरू होते ही दर्शकों को हक्का बक्का कर दिया। शाही वंश के पतन का आखिरी पल। ये चेन साहब बहुत ही जोखिम भरा भी है। ऐसे एक समय बिंदु पर वो संवाद करता है, क्या संदेश देना चाहता है और दर्शकों से क्या समझने की उम्मीद रखता है। आखिर किस बात का जोखिम सचमुच दिल दहला देने वाला है? चोंगजेन सम्राट, मृत राष्ट्र का स्वामी, नगर के ध्वंस के समय क्या चेन साहब सच में नहीं समझे या जानबूझकर इस शलभ जाल में कूद पड़े? प्रमुख, ये सीधा प्रसारण बाहर चला गया। डर है कि इंसाफ इसे रोक नहीं पाएगा। तियानची 7वां वर्ष। शियोंगजोंग की हालत गंभीर थी। देश भीतर से खाली था। उससे मिलने से पहले शियोंगजोंग ने तब के एकमात्र वयस्क सम्राट को बुलाया और उसका हाथ थाम लिया। अंतिम उपदेश छोड़ गया, मेरा भाई योनशुन की तरह होना चाहिए। चोंगजेन सम्राट, मैं 300 साल बाद यहाँ आया हूँ, समय की नदी को पार करके, सिर्फ अपनी आंखों से एक बार देखने को। यह निरंतर चलता 276 वर्ष पुराने साम्राज्य भवन में अंतिम स्वामी। यह आभासी प्रतिरूप तकनीक पहुंच चुकी है इस हद तक कि पात्रों की भावनाएं और आत्मा, हाव भाव और रंग ढंग सचमुच असली इंसान से जरा भी कम नहीं। बिल्कुल पता नहीं चलता क्या ये संख्या आधारित मॉडल है या विशेष प्रभावों का मेल। अगर मैं प्रसारण कक्ष में बैठा न होता तो मैं सच में समझ बैठता। हम इस पल चोंगजेन के 17वें वर्ष के निषिद्ध नगर के महल पर खड़े हैं। तुम सचमुच 300 साल बाद से आए हो। प्राचीन काल से केवल राज्य की स्थापना और आदेश पाने वाला राजा ही स्वर्ग से शुभ संकेत पा सकता था। एक रात की पहरेदारी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस मृत राष्ट्र का स्वामी ये लिखित उत्तर भी पा जाऊंगा। महामहिम, नगर द्वार अभी भी, सेनापति अभी नहीं झुके। मिंग राजवंश, मिंग अब भी मौजूद है। महामहिम कैसे मृत राष्ट्र के स्वामी हो सकते हैं? मंत्री और राजकुमारों की यही इच्छा है। इस दानव की अफवाह फैलाने वाले को तुरंत दंडित करो, उसके पूरे खानदान को सजा दो ताकि सबक हो जाए। युवराज, तुम भविष्य से यहाँ आए हो, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि आज कौन सा दिन है? आज ली ज़िचेंग के द्वारा तजीमों वाले शहर पर कब्जा करने का दिन है और राजधानी में उसके प्रवेश का दिन भी है। ये भी महान मिंग राजवंश के नष्ट होने का दिन है। बस 276 वर्षों का ये पहाड़ और नदियां आखिरकार मेरे हाथों से निकलकर जा रहा है। युवराज, तुम मुझे बताओ, अब से यह संसार क्या वाकई अपना नाम बदलने वाला है और पूरी तरह शून्य हो जाएगा? राजशक्ति डगमगा रही है, राजमहल की धुरी राख होने वाली है। महामहिम, ऐसा क्यों लगता है मानो मुक्ति का भाव हो? मुक्ति? हाँ,
इस पहाड़ और नदी का इतना भारी बोझ, जनता की इतनी बड़ी आस, पूर्वजों का ये पवित्र दायित्व, मैं बहुत देर से पछता रहा हूँ। यह कोई अभिनय नहीं है, ये तो इतिहास का जीवंत पुनर्निर्माण है। इस पल की शांति को फिर से जगाना किसी भी दुख और रोष से भी कहीं अधिक दिल तोड़ देने वाला है। देश टूटे, घर उजड़े, कौन सच में इसे छोड़ सकता है? तब मेरे भाई ने ये सारा पहाड़ों और नदियों से भरा साम्राज्य, जो पहले ही 1000 घावों से छलनी था, जब मेरे हाथों में सौंपा था, तो केवल एक ही बात कही थी कि मैं महान मिंग को फिर से खड़ा करूं। 17 साल हो गए, मैंने एक दिन भी सुस्ती नहीं बरती। रात रात भर मन ही मन खुद से पूछता रहा, आखिर मुझ में कमी कहाँ रह गई? यह महान मिंग साम्राज्य अब भी मेरे ही हाथों से इस हाल तक आंधी और बारिश में डगमगाती इस दशा में पहुंच गया। महामहिम राजवंश का उत्थान और पतन इतिहास की धरोहर है। ये किसी एक व्यक्ति की ताकत या कमजोरी का नतीजा नहीं। मिंग का सम्राट केवल महामहिम ही सब कुछ अकेले नहीं थे। युवराज, तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब से यह संसार शून्य तो हो सकता है मिंग के बाद, लेकिन शून्य राजवंश नहीं होगा। शून्य नहीं। ली ज़िचेंग के तजीमों वाले शहर में घुसने के बाद उसने सचमुच हुक्म दिया था कि जो भी किसी को चोट पहुंचाए या उसकी संपत्ति लूटे, औरतों को तो कतई नहीं मारना, लोगों का दिल जीतने के लिए अस्थिर हालात में। लेकिन सरकारी तंत्र ढह गया और सेना के अफसर और जनरल बेकाबू हो गए। सिर्फ एक सैन्य आदेश से क्या हो जाता। कुछ ही दिनों में पश्चिमी इलाके की मददगार सेना तितर बितर हो गई, जनता को लूटने लगी, सरकारी लोगों को पीटने लगी। राजधानी में चीखें गूंज उठी और रास्ते भर धुआं छा गया। अग्नि और धुआं जैसे रस्में ही टूट गईं। जनता का दिल पूरी तरह खो गया। ऐसा क्यों हुआ? और वो ली ज़िचेंग, मगर जब वो पैदल शहर पर चढ़ आया, बहुत विपरीत प्रबल पराक्रम, सर्दियों का मदिरा सा रंजक रंग, आरंभ में लिया गया वचन व्यर्थ न हुआ। उसकी अधीनस्थ जातियां कीर्ति गान करना, अत्यंत स्वाभिमानी, सैनिक अनुशासन पुनर्तः कठोर। इतिहास के अभिलेखों के अनुसार राजा के पेकिंग में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद सोनहे गुआन में बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। पद पर केवल कुछ ही दिन रहा, प्रसिद्धि को ऊंचा उठाना। अच्छा, ऐसा मन संकीर्ण और छोटा, दृष्टि बहुत ही क्षीण पीढ़ी, आप में लॉन्गबिन का सम्मान पाने की क्या योग्यता है? आपके चरण संसार पर हों। महाराज, युवराज, आपने अभी कहा। ली ज़िचेंग, ये सोनहे गुआन की हार के कारण वापस। सोनहे गुआन तो हमारे महान मिंग का वीर दुर्ग था। वह कैसा प्रबल शत्रु था जिसे वहां बुरी तरह परास्त किया जा सका, क्योंकि दाजी ने सीमा पार कर ली थी। कान में सुनी बात। दाजी, वे सीमा पार के बर्बर लोग सोनहे गुआन को कैसे तोड़ सकते थे? महाराज, ली ज़िचेंग की हार सोनहे गुआन में हुई, मिंग की सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि मानचू दाजियों से हुई, धुइरगु और वूसानगुई की सेना की हार से। इसी से आखिरकार ये शान और नदियां बदलना कठिन हुआ। वू वंश का महान मिंग की मुहर। महाराज, मानचू, ली ज़िचेंग तो बस एक मूर्ख गधा है। उसने सोनहे गुआन के अपने लाभदायक अवसर को कुछ ही दिनों में एक शानदार पत्ता हाथ से फिसलाकर बर्बाद कर दिया। बहुत सावधानी से खुद को स्वर्ग का भाग्य मानने वाली पटकथा। यदि वो स्थिर होकर ठीक से लड़ पाता और जनता का दिल संभाल लेता, तो शायद वह नए युग का संस्थापक बन ही जाता। कौन सोच सकता था? आखिरकार मानचू लोहे के पांव ही निकले। सोनहे गुआन को रौंद डाला और इस मध्य भूमि पर कब्जा कर लिया। मानचू का प्रवेश ये केवल मिंग वंश का अंत नहीं, बल्कि समूची हवाशिया सभ्यता की एक बड़ी विपत्ति है। हो वंश के युवराज, क्या आप मजाक कर रहे हैं? विद्रोही सेना सोनहे गुआन में मानचू दाजियों ने परास्त कर दी। अव्यवस्था, सीमा के बाहर के बर्बर इतने प्रबल सैनिक बल कहां से लाएं? लोकमन को डिगाने वाली भ्रामक बातें। महाराज, लगता है अभी आप सच्चाई से अनभिज्ञ हैं। आज के मानचू बहुत पहले से महाराज के कल के ज्ञान की परिधि से बाहर थे। स्वर्ग ने दूसरे राजवंश का सच्चा उत्तराधिकारी भेजा। उन्होंने सीमा की रक्षा की कमजोरियों का लाभ उठाया और लियाओ का हाल दिन ब दिन बदतर होता गया। पहले से ही युद्ध में मिंग के अंत तक उनकी समूची मानचू 8 झंडा सेना में से 6 श्रेष्ठ सेनाएं भीतर घुस चुकी थीं। हमला करने के लिए सबने प्रतिकार युद्ध किया। इसके बाद हवेई जो गठबंधन और चाहा न को परखा। गठबंधन की 8 झंडा सेना बनाई, चाहा न की 8 झंडा सेना, और साथ ही बाहरी स्थानों पर स्थानांतरण भी करना पड़ा। स्थिति बन चुकी है, तीर वापस नहीं लौट सकता। क्या मैं पहले जियानजोहू की महिला यात्री नहीं थी? अरे शान ही पास के पूरे किंग दरबार के कर सकने की जगह करीब 10 लाख हो चुके हैं। महामहिम, जब आप अभी भी सोच रहे थे इस 1000 छेदों और 100 सुराखों वाले साम्राज्य के खंभे को मरम्मत करने की भरसक कोशिश में, सीमा के बाहर कब का गढ़ चुका था एक, जो महान मिंग साम्राज्य को उलट देने के लिए काफी था। एक शेर बाघ समान। सीमा के बाहर की ठिठुरती गरीबी और विपदा। 10 लाख की सेना कहां से पालोगे? इतनी बेतुकी बात मैं विश्वास नहीं करता।
महामहिम, ये बात माननी चाहिए या नहीं, तो राज दरबार के निकट ही शानही पास किंग वंश तो कब का सेना का अंतिम पड़ाव बन चुका था। देश पर संकट की आग, बस मौके का इंतजार था। दरवाजा तोड़कर भीतर घुसने का मुख्य भाषा में शामिल हो गया। असंभव, असंभव। हाँ, मैंने अब तक क्यों नहीं सुना था। सिर्फ एक अंश मात्र की खबर। सैनिक और अधिकारी दोनों सुरक्षित हैं। सैन्य विभाग का दस्तावेज, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं सब कुछ पहले ही हो गया। मुझे मूर्ख बनाने का कागज नहीं बन सका। वे सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अराजक राजवंश में विद्या और शास्त्र, सैनिक अधिकारी जनरल मुझसे झूठ बोल रहे हैं। एक देश के सम्राट होकर फिर भी आंखों के सामने इतना बड़ा बदलाव हुए भी कुछ न समझना। दुश्मन पहले ही सीमा पर है, तलवारें तेज की जा रही हैं। फिर भी उसे अंधेरे में रखा जा रहा है। परत दर परत झूठी रिपोर्टों के बीच। कितना दुखद और भी अफसोसजनक। हाँ, बिल्कुल हाँ, सही कहा। मिंग वंश की सत्ता व्यवस्था जड़ से ही सड़ चुकी थी। निचले स्तर से ऊपर तक धोखा। ऊपर वाले जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश करते रहे। एक परत, फिर दूसरी परत, सीधे सम्राट की आंखों के सामने तक। बस एक ही चिट्ठी बची, सफेद कागज की। अपनी गरिमा को मनमाने ढंग से ढंग लेना कभी कोई खोखली बात नहीं रही। जैसे ही दरबार का सीमांत पर नियंत्रण ढीला पड़ा, विद्रोही सेना को मिल गया बड़ा मौका, और आखिरकार भारी मुसीबत बन गई। वू सांगुई, वाकई मूर्खता की भी हद है। स्वयं किंग सेना को सीमा के भीतर ले आया। किंग सेना को सीमा के भीतर लाया। दरबार ने उसके पिता को पकड़ा और उसकी पत्नी को हटा दिया। 2 बार भी आवाज न उठा सका। ली सिचेंग और चोंगझेन पहले। अन्याय और अधर्म। अगर मेरी जगह होता, किंग सेना को भीतर आने की बात छोड़िए, मैं तो उसे खुद ही काट डालता। उस कुत्ते सम्राट को मैं भी कर दिखाता। तुम में अभी भी है या नहीं जरा सी भी वीरता? विदेशी जातियों के आगे समर्पण, क्या यही मर्द का काम है? रक्तरंजित होने के लिए तो खरपतवार का सहारा लेना पड़ेगा। सेनापति, मानव हृदय को थामे रखने वाला आज का महान मिंग, और क्या बचा है? खोखली गर्मजोशी, क्या उससे ही 8 ध्वजों को रोका जा सकेगा? महाराज, मेरी इस राजसत्ता के समय से बिल्कुल भी आपकी भूल नहीं है। वो तो पूरे दरबार के दुष्ट मंत्री हैं, सीमांत के युद्ध सेनापति। यदि उन्होंने परत दर परत आपकी आंखों पर पर्दा न डाला होता। झूठा सम्मान घोषित कर दिया। मेरे महान मिंग साम्राज्य की इतनी दुर्दशा कैसे हो गई? ऐसा कहने पर मेरे मिंग को उखाड़कर उसकी जगह लेने वाले निंगू फोर्ट के अंदर घुसकर, वे मंचू नहीं बल्कि वह गुआन के दक्षिण से आए मंचू। हाँ, 276 वर्ष। सिर्फ 276 वर्ष ही क्यों? उस समय मंगोल लोहे के घुड़सवारों ने मध्य प्रदेश की पीड़ा को रौंद डाला था। इतिहास की किताबें अभी स्याही भी सूखने न पाई थीं। आज मेरी पीढ़ियों पर फिर से वही दृश्य दोहराना है। राजा की हार से पूरे वंश को रौंद देने, मध्य प्रदेश को रौंदते हुए चीन की वैध राजसत्ता को तलवार से उखाड़ फेंकने। ली जिचेंग, वाकई आप तो युगों के पापी निकले। उसकी नानी की कुत्ते जैसी बात, युगों के पापी। मेरे हिसाब से इस टोपी को तुम्हें ही पहनना चाहिए, तभी बात बनेगी। अगर तुम्हारी आंखें तेज न होती। अभी अभी छुरा चलाया, मिंग तो आज ही खत्म हो गया। मिंग ने सैकड़ों लोगों को मार गिराया, फिर भी क्या इससे सब कुछ बराबर बराबर बांटना पड़ेगा? तुम इसे कोई आधुनिक कंपनी समझते हो, जहां बस शिफ्ट बदल दी तो बस कुछ हिस्सेदार पहचान लिए, बाकी बातें छोड़िए। रुआ रुआ होकर ली जिचेंग को कोसना, युगों के पापी, इस बात में एक रत्ती भी गलती नहीं है। प्रोफेसर झाओ, आपकी यह बात तो कुछ ज्यादा ही सटीक बैठ गई। दुनिया योग्य जनों के लिए ही होती है। मिंग नहीं चला, चोंगजेन भी नहीं चला, ली जिचेंग भी नहीं चला, तो फिर किसी और को लाकर यह काम कराओ। सत्ता का हस्तांतरण इतिहास में यही होता आया है। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या बकवास है ये? आदमी बदले, बदला किस तरह का आदमी? अगर वो हमारी जाति का ना हो तो क्या उससे भी काम चल जाएगा? झाओ साहब, आप पहले शांत हो जाइए। असल में दुनिया में ये भी जरूरी नहीं कि हान लोग ही यह काम करें। जब शुरू में मंगोलों ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था तो भी लगभग 100 साल नहीं हुए थे। आप लोग जानते हैं क्या? ली जिचेंग सचमुच युगों का पापी था। जब शुरू में मंगोलों ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था तो भी लगभग 100 साल नहीं हुए थे। आप लोग जानते हैं क्या? ली जिचेंग सचमुच युगों का पापी था। इतिहास की दृष्टि से देखें तो भला काओ मंगर की क्या बिसात? जो सच्चे धर्मनिष्ठ हों, कौन है जो भाग्य के अधीन नहीं, और कौन है जो असाधारण रूप से सब पर भारी नहीं पड़ता? हान सम्राट गाओजू ने 3 फीट की तलवार उठाई, 400 वर्षों की नींव रखी। तांग ताइजों का साहित्यिक और सैन्य पराक्रम गढ़ा गया है भव्य समृद्धि के लिए। सोंग ताइजू ने 5 राजवंशों के अशांत युग का अंत किया। सांस्कृतिक शासन की शुरुआत के बाद सब एक युग के वीर शासक हैं। राज्य की स्थापना करने वाला राजा, ये कहना भी जरूरी नहीं। महान मिंग के सम्राट होंगवू की तो बात ही क्या। उस समय हुलू को हटाकर चीनी पुनर्जागरण जियान्युआन होंगवू पर आधारित। कैसा गहरा और सौहार्दपूर्ण वातावरण था। मैं अपने पूर्वज सम्राटों के सामने लज्जित हूँ।
केवल दाशुन ही। निषिद्ध नगर में घुसा और न्याय को छीन लिया, पर अपनी अहमियत नहीं समझी। जैसे दुर्बल हान राजधानी को पार कर गया। वीर बस छोटे ड्रैगन को लूटना जानते हैं। लोक प्रभा टूट गई। ये नाम किन राजवंश के बहते प्रवाह जैसी शिक्षा, और भी कहीं अधिक पूछने योग्य। 1,00,000 पुरुषों का सेनापति, ऐसा आदर्श। स्वर्ग की नियति का ऐसा क्या विचार, दाशुन की न्यायप्रियता। बस ड्रैगन चोगा पहन लेने भर से एक साधारण डाकू ने देश का काम तमाम कर दिया। ये चेन जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ली जिचेंग ने झंडा उठा लिया, क्योंकि मिंग राजवंश बहुत पहले ही पूरी तरह खोखला हो चुका था। वो तो शुरू से ही एक बागी था। फिर वो किस बल पर उठ खड़ा हुआ और दुनिया को थामने का भारी दायित्व उठाया। करने की क्षमता थी, फिर भी कुछ किया नहीं। यही तो समय की सबसे बड़ी बेइज्जती है, इतिहास में भी। घास फूस के महान नायक, लेकिन जिनमें जरा भी नजर है, वे उससे कहीं बेहतर हैं। अगर ली जिचेंग बीजिंग में प्रवेश के बाद हान गाओजू का अनुकरण कर सके, निषिद्ध ढलान का निर्माण और शासन को सुव्यवस्थित कर सके, दरबार के नायकों को शांत कर, फिर व्यवस्था और मेल मिलाप का पुनर्निर्माण करे, तो हमारी हवाशिया की वैध सत्ता फिर समर्पण की नौबत ही क्यों आए। सरहद पार के लोहे के घुड़सवारों को सौंप दे। प्रोफेसर झाओ, आपकी सोच अभी भी अटकी हुई है हवाई के पुराने सांचे पर। क्या सचमुच एक हान चीनी सम्राट बदलना इतना कठिन है? शासन करना तो दुनिया जरूर बेहतर हो जाएगी। मिंग राजवंश की लगभग 300 वर्षों की सीख, क्या यह अभी भी गहराई से समझने के लिए काफी नहीं? वो तो हमेशा स्वतंत्रता से बेहतर ही होगा। पूरी जाति का दबदबा और मजबूती। क्या आप जानते हैं कि मांचू लोगों के प्रवेश के बाद मध्य मैदानों ने कितनी विपत्तियां झेली? बाल काटना और वेश बदलना, लिखित संस्कृति का उत्थान और शोकपूर्ण नगमे गूंजते रहना। क्या इसे भी प्रगति कहा जाएगा? समझ नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता। युवा वीर, क्या मैं आपसे आखिरी एक बात पूछ सकता हूँ? महाराज, कृपया कहिए, हमारे महान मिंग का क्या अभी भी कोई उद्धार बचा है? जब बात यहाँ तक आ पहुंची है, ये सम्राट अब भी यही पूछ रहा है, क्या महान मिंग बच सकता है, जानते हुए भी कि यह एक नाटक है, फिर भी मन पर जैसे पत्थर का बोझ रखा हो। सबसे निराशाजनक बात, बस टकटकी लगाए मत रहिए और सब कुछ दहते देखिए, पर कुछ कर ही न पाइए। ये धीमी मृत्यु जैसी पीड़ा, तुम्हें एक ही बार में तड़प कर मरना है, और भी ज्यादा कसकर मरोड़ता है। महान मिंग। युवक, तुम तो भविष्य से आए हो, जरूर कोई असाधारण चाल होगी। कृपा करके महान मिंग को बचा लो, इसे बचाना ही होगा, अभी के अभी। उभरते हुए साम्राज्य की भूमि। महाराज, ऐसा न हो, कृपया शीघ्र उठिए। सम्राट, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप घुटने नहीं टेक सकते। वृद्ध दास की ओर से सम्राट घुटने टेकते हैं। मैं आपसे याचना करता हूँ, मिंग को बचाइए। महाराज, महाराज, क्या आपको अब भी बात समझ नहीं आए? महान मिंग अब बच नहीं सकती। हूँ आज का महान मिंग अंदर से अधिकार और प्रतिष्ठा खो चुका है। बाहर से शत्रु और भ्रष्ट अधिकारी घेरे हुए हैं। लगातार प्राकृतिक आपदाएं, जनता का दिल बिखर चुका है। कब का जीवन रक्षक भाग्य खो चुका है। मैं सम्राट को प्रणाम करता हूँ, आपकी शुद्धि करता हूँ, सारी उम्र की मेहनत। लेकिन आज का महान मिंग जैसे असाध्य रोग में डूब गया है, अब इलाज नहीं। महाराज, क्या आप दरवाजे के बाहर की रेतीली आहट सुन पा रहे हैं? इसी घड़ी ये सेवक आपको प्रणाम करता है। औपचारिक अभिवादन से बढ़ गया। युवक, तुम 300 वर्षों से आ रहे हो, तो फिर मुझे मेरी अंतिम यात्रा तक पहुंचा दो। महाराज, अंतिम यात्रा, इसका क्या मतलब है? चोंगजिन सम्राट की यह आभासी छवि वाकई बहुत सच्ची लगती है। भले ही जानते हैं कि यह एक अभिनय है, लेकिन पर्दे के पार झांकती उस निराशा की छाया फिर भी सांसें रोके देती है। हाल के वर्षों के प्रमाणों के अनुसार मिंग के अंतिम सम्राट जनता के लिए कलंक बनकर मेशान की एक पुरानी बबूल के पेड़ के नीचे स्वयं को समाप्त किया और अपने रक्त से अपने वस्त्रों पर पत्र लिख छोड़ा। हमारी हान जाति की धरती का अंतिम सम्राट, हे स्वामी, आखिरकार इस मोड़ तक आ ही पहुंचे। हमारी हान जाति की धरती का अंतिम सम्राट, हे स्वामी, आखिरकार इस मोड़ तक आ ही पहुंचे। महान मिंग आखिर बची या मिट गई? बड़े भाई, मैंने तुम्हें निराश किया। मैं न केवल महान मिंग के प्रति निष्ठावान न रह सका, बल्कि इन 276 वर्षों की धरती अपने हाथों से बीच रास्ते छोड़ दी। युवक, अभी अभी मैं एक बात पूछना चाहता था, पर हिम्मत न हुई। क्या वे लोग साम्राज्य जीत लेने के बाद, क्या उन्होंने हमारी महान मिंग की प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार किया? महाराज, आप पूछना चाहते हैं, क्या हान जाति की जनता वैसी ही है जैसी सपनों के बाग के दिनों में थी? राज्य मंत्री बनकर क्या योंगोन में सिर उठा सके? मैं इस याचना के लिए मैं जनता से क्षमा चाहता हूँ, और सम्राट भाई से भी क्षमा चाहता हूँ। मेरी इस पूरी जिंदगी में हान दरबार का रवैया, उत्तर मुझे पहले से पता था, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हमारी महान मिंग की प्रजा
राज्य के पतन के बाद क्या शांति से रह सकी? शांति से रह सकी। महाराज, महान मिंग के बाद मंचू लोग मध्य देश में आ बसे। हुआशिया का तो तब से अंत हो गया, खत्म हो गया। इसका क्या अर्थ है? युवा महोदय, हमारा महान मिंग 276 वर्षों तक राज्य करता रहा। यदि उस समय हमलावर भीतर न भी आते तो भी कोई यह कहने की हिम्मत न करता कि हुआशिया समाप्त हो गया। मंचू राजाओं ने प्रवेश किया। मध्य देश के अधीन होने के बाद पहला आदेश ये था, कानून और शासन पर विचार विमर्श। हुक्म दिया गया कि मिंग की प्रजा हान वेश और मुकुट त्याग दे और मंचू रीति अपना ले। बाल तो रखो पर कानून मत रखो, कानून रखो पर अपनी मिट्टी मत रखो। वस्त्र और मुकुट नष्ट कर शासन को बलपूर्वक चलाना, रीतियां बदलकर विश्वास को दबाना। संस्कृति का अपमान वास्तव में सत्ता की लालसा है। जो न माने उसे मार डालो। हमारी मिंग की प्रजा, क्या वो यह अपमान चुपचाप सह लेगी? मिंग की प्रजा तो स्वाभाविक ही नहीं मानती, इसलिए बाद की हत्याएं हुई। हत्या। हत्या। चोंगजेन के 17वें वर्ष किंग सेना आत्मा में उतर आए। अगले वर्ष पैर डालो गुआन नगर। सेना को शहरों में कत्ल के लिए छोड़ दिया। कानून और मर्यादा सब तार तार हो गई। 10 दिन तक चैन नहीं, जिसे इतिहास में यांगझोउ के 10 दिन कहा जाता है। मृतकों की संख्या 80,000 से अधिक थी। 80,000। उसी वर्ष जियादिंग के साधारण लोग विरोध करने पर मारे गए। किंग सेना ने 3 बार नगर नरसंहार किया। मृतक 2 लाख से भी अधिक हो गए। उसी वर्ष किंग सेना ने अभियान चलाया। नगर टूटा, बाघों ने शहर निगल लिया। मृतकों की संख्या लगभग 17,000 थी। 1645 जियाशिंग का वर्ष, मृतक 10,000 से 50,000 तक। कुनशान के लोगों ने नगर टूटने के दिन 40,000 लोग मारे गए। 1646 सिचुआन का महानरसंहार, मृतकों की गिनती कई दिनों तक पूरी न हो सकी। 10 लाख लोगों का रक्त भूमि में ऐसा रच गया। 1649 दातांग की संतति, पूरे नगर में केवल 5 दिन बचे। नानचांग की संतान, 20 से अधिक हजार जीव जलते कोयले में झोंक दिए गए। फुझोउ की संतान, इतिहास में सबको नरसंहार 9 कहा गया। 1650 गुआंगझोउ का महानरसंहार, मृतक कई दसियों हजार। 1653 चाओझोउ के लोग, 10 लाख प्राण मस्ती में डुबो दिए गए। जरा सोचो, नानशियोर, जिंग काउंटी, झोउशान, जिनवांग, गांझोउ, होंगोन, चांगशुई, हाइनिंग, जिनान गांव, पत्थर से खेत भर गया। धुआं और आग सब कट गई। उत्तर से दक्षिण तक, सीमा के भीतर से लेकर दूर दराज तक। मिंग की आधी प्रजा तो तब तक मर चुकी थी। सब क्रूर हथियारों के नीचे दम तोड़ गए। वे कैसे हिम्मत करें? वे भला कैसे कर सकते हैं? वे कैसे साहस करें? कैसे हिम्मत हुई? हाँ, बिल्कुल सही। आखिर माजरा क्या है? यांगझोउ के 10 दिनों को छोड़कर जियादिंग में 3 हत्याएं। यह आदमी अभी भी इतने सारे कुकर्मों का दोषी है। प्रोफेसर झाओ, हमें पहले कभी यह क्यों नहीं पता चला? इतिहास की किताबों में एक भी शब्द इसका जिक्र क्यों नहीं करता? गोलमोल बात करने वाला शिष्य, नानशियोंग का शिष्य, जिंग काउंटी का शिष्य, ये नाम मैंने तो सुने ही नहीं। किले पर डटे रहना। आखिर कितने लोग मारे गए? यह आंकड़ा रोंगटे खड़े कर देता है। अगर यह सच है तो ये सिर्फ राजवंश बदलना नहीं होगा, बल्कि एक जिले की सफाई। इन नरसंहारों के रिकॉर्ड मुख्यधारा की इतिहास किताबों में दिखाई ही नहीं देते। ये चेन जियान आखिर कहाँ से निकला? कहीं उसने कार्यक्रम का असर बढ़ाने के लिए खुद ही गढ़ तो नहीं लिया? प्रोफेसर झाओ, ये बातें आपने सुनी है क्या? क्या चेन जियान की कही बात सचमुच सही है? कभी सोचा भी नहीं था इस चेन जियान की मिंग अंत और छिंग आरंभ इतिहास की खोज इतनी गहराई तक जा पहुंची। उसने अभी जो गिनाए वे सब सच हैं। हालांकि बारीकियों में कहीं कहीं उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन ये घटनाएं स्थानीय इतिहास ग्रंथों में, लोक कथाओं में लिखी मिलती हैं। और हाल के वर्षों में धीरे धीरे खुले हुए छिंग दरबार के अभिलेखों में इनका पुख्ता रिकॉर्ड है। और हाल के वर्षों में धीरे धीरे खुले हुए छिंग दरबार के अभिलेखों में इनका पुख्ता रिकॉर्ड है। भर छिंग के हान लोग, भर छिंग के जूते चाटने वाले, मार दिया जाना चाहिए। हाँ, मार ही दिया जाना चाहिए। यूचांग का दैवीय आदेश है कि जनता को ही सर्वोपरि माना जाए। इस तरह हमारे महान मिंग की प्रजा का कत्ल कर दिया तो आगे चलकर नदी और पर्वतों को कैसे स्थिर रखा जा सकेगा और देश को कैसे शांत किया जाएगा? एक तरह से कहें तो उन्होंने सचमुच काम कर दिखाया। छिंग ने तलवार के बल पर रास्ता खोला और जल्दी से अधीनस्थ सभी किलों के दरवाजों पर कब्जा कर लिया। ये हान भूमि अब एशियन जुएलोसिटी की पार्टी में अहम औजार बन चुकी थी। महाराज, क्या आपको वहां दिख रहा है? वह है मेरे महल का। नहीं, वो तो निषिद्ध नगर नहीं है, वो तो हमारी हवाशिया सभ्यता है। भर छिंग में प्रवेश करते ही ये किसी झोझिंग राजवंश के सत्ता परिवर्तन जैसा कतई नहीं था। सत्ता का हस्तांतरण, ये हमारी हवाशिया सभ्यता है। हान जाति की दुनिया, यहीं से 300 वर्षों की धारा टूट गई। 300 वर्ष। महाराज, आज जो नष्ट हुआ वो सिर्फ महान मिंग नहीं है, हान लोग नष्ट हो गए हैं। मैं
पूर्वजों और पूर्व सम्राटों के प्रति लज्जित हूँ। मैंने सफल शासकों के प्रति लज्जित किया। मैं सारी दुनिया की प्रजा के प्रति लज्जित हूँ। महाराज 17 वर्षों। मैंने 17 वर्ष तक राज्य किया। शोकमय रात्रि का आगमन। अब तक कोई एक दिन भी नहीं आया जब मैंने समाज और किसानों को भूला हो। यह मेरी अल्प पुण्याई है, यह मेरी अयोग्यता है। स्वर्ग ने आखिर हमारे महान मिंग को नष्ट करने का ही निश्चय क्यों किया, जब स्वर्ग मिंग को मिटाना चाहता है? 300 वर्ष। हुआशिया की सभ्यता 300 वर्ष तक ही क्यों टिकी रही? सितारों की सुनो। महान मिंग का पतन। चोंगजिंग कोई कमजोर शासक नहीं है, उन्हें अपनी सीमा का स्वयं बोध है। फिर भी 17 वर्ष बहुत कठोर थे। इसमें भी उनकी पीड़ा रही होगी, शायद। ये सचमुच स्वर्ग की यही इच्छा है। महामहिम, क्या आपको पता है आज का महान मिंग आखिर किस हाल में है? उस समय का महान मिंग अंदरूनी संकट और बाहरी हमले गले में फंदे की तरह एक पर एक कसते जा रहे थे। मिंग दरबार को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। ली ज़िचिंग के अलावा तब के महान मिंग को और कोई खतरा भी था क्या? मिंग के अंतिम दिनों में वैश्विक लघु हिमयुग के दौर में कोरिया हुआशिया की विशाल धरती पर छा गया। देश भर में तापमान अचानक गिर गया और उत्तर पश्चिमी और हुआई क्षेत्र को केंद्र माने। सर्दियों में कड़ी ठंड हड्डियां जमा दे। गर्मी के दिन भी बर्फ पड़ने लगी। कृषि उत्पादन बहुत घट गया। अनाज की पैदावार इतनी कम कि जीना दुश्वार हो गया। और उत्तर पश्चिम तथा उत्तर के अन्य इलाकों में फिर भी लाल धरती सैकड़ों मील तक फैली रही। लगातार कई सालों तक महान हान की सेनाएं एकीकृत आदेश से चलती रहीं। हे जिंगडेंग। भूखे नंगे भिखारी यहां आ पहुंचे थे। उनकी हालत को देखकर गांव नगर वाले जीवन भी समझ न पाते थे। घोड़ा उनके लिए था जो स्वर्ग ढक दे, सूर्य छिपा दे, उस पीली झरने जैसी चादर के लिए लड़ते हुए। जहां तक नजर गई घास पत्ते तक सब बिखर गए। महाविपत्ति के बाद महामारी तो आनी ही थी। भूख और फैलती हुई विपदा, तालाब और समुद्र भर खेतों में चूहों की महामारी या विद्रोह की लूटपाट। उत्तर के गांव अक्सर लंबे समय तक खाली पड़े रहे। तब से सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह बिखर गई। जनजीवन तबाह हो गया। यह अब एक ऐसा शब्द नहीं रहा जिसे सिर्फ दर्द कहकर बयान किया जा सके। मिंग का अंतिम काल क्या सचमुच इतना भयावह था? मानो स्वर्ग स्वयं हमारे हुआशिया के करोड़ों जनों के साथ एक क्रूर मजाक कर रहा हो। जैसे आसमान खुद मैदान में उतर आया हो ताकि इस 200 से भी अधिक वर्षों की समृद्धि को आपदा के बीच ही कुचल दे। लंबे समय तक हमारे महान मिंग का पतन यहां तक आ जाएगा किसी ने सोचा भी न था। सच में यह मान बैठा था कि बस भावनाएं ठीक रहें और कोई चूक ना हो। दिन रात मेहनत करने से तबाही की लहर को आखिर पूजा पाठ से भी रोका जा सकता था। लेकिन असल में सब व्यर्थ निकला। सब व्यर्थ था। महामहिम। हे महान मिंग। महान मिंग। हे महान मिंग। महान मिंग। क्या ये स्वर्ग ही है जो महान मिंग को मिटाना चाहता है? महान मिंग आखिरकार केवल अतीत का हिस्सा रह गया। इस इतिहास को पलट कर देखें तो पीछे बस रह गया है तो बस आहें और आहें ही आहें। केवल इतना ही कहा जा सकता है। महान मिंग की राजकीय शक्ति सचमुच अब खत्म हो चुकी थी। बस एक कदम और, उसे थोड़ा और समय मिल जाता। दामिंग शायद इस सांस से बच भी जाए। काश ऐसा हो। आसमान भी उम्र नहीं देता। इंसान बूढ़ा हो गया है। हालात तो भावनाओं को भी अपने साथ बहा ले जाते हैं। हमारी वीआर तकनीक वाकई दिन ब दिन कमाल होती जा रही है। ये साफ साफ आभासी दृश्य है, फिर भी उसमें डूबे बिना रहा नहीं जाता। अगर दामिंग आज तक चलती रहती तो शायद बाद में बहुत सी बातें होती ही नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता। राजवंश का उत्थान और पतन अपने ही नियमों से चलता है। बहुत सी बातें टाली नहीं जा सकती। जैसे मैं कहूं, दामिंग की छिपी मुसीबतें जब से झांग जूझेंग ने वित्त सुधार शुरू किया था तभी से जड़ें पड़ गई थीं। ली साहब को झांग जूझेंग के दौर के उस चांदी से भी कुछ समझ है। पहले भी इससे जुड़े विषयों से सामना हुआ है, कुछ अध्ययन भी किए हैं। प्रोफेसर झाओ, चांदी से आपका तात्पर्य आखिर क्या है? जिस चांदी की बात हो रही है वो झांग जूझेंग के कार्यकाल में लागू की गई मुद्रा व्यवस्था थी। उसने एक सख्त कानून चलाया, करों और लगान को चांदी में बदलकर वसूल किया, जिससे चांदी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख मुद्रा बन गई और चांदी प्रधान सहायक प्रणाली बन गई। मिंग की शुरुआत में जारी दामिंग बाओछाओ दरबार की मनमानी छपाई के कारण उसका भरोसा टूट गया और कागजी पैसा तो इतना बेकार हो गया कि बड़े व्यापार को सहारा देना मुश्किल हो गया। बाजार खुद पहले ही चांदी की ओर मुड़ चुका था। झांग जूझेंग ने जो सख्त कानून चलाया वो दरअसल खेतिहर कर, लगान और बाकी करों को मिलाकर एक ही बार में चांदी में वसूल करने की व्यवस्था थी। राजकीय आदेश के रूप में उसने चांदी की आर्थिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थिति पक्की कर दी, यानी वही चांदी जिसकी बाद में लोग बात करते हैं। लेकिन ली साहब ने अभी अभी कहा था कि मिंग राजवंश का पतन तो चांदी से ही शुरू हुआ था। क्या यह व्यवस्था ही अपने आप में समस्या थी? उस समय की परिस्थितियों में चांदी न केवल उपयोगी थी
बल्कि कहना चाहिए कि सबसे उपयुक्त विकल्प भी थी। उसने कर प्रणाली को सरल बनाया, वित्तीय पारदर्शिता और केंद्र के नियंत्रण को भी बढ़ाया। कम समय में अर्थव्यवस्था में जान फूंक दी और दामिंग को दुनिया की चांदी का प्रमुख केंद्र बना दिया, साथ ही वैश्विक व्यापारिक जाल से जोड़ दिया। जियांगनान का हस्तशिल्प और समुद्री व्यापार भी उसी के साथ फलने फूलने लगे। ये सुनने में तो अच्छी बात लगती है ना, दामिंग का दुनिया की चांदी का प्रमुख केंद्र बनना। हाँ, लेकिन इसमें छिपा खतरा भी था। जब मिंग की वित्त व्यवस्था बहुत हद तक चांदी के प्रवाह पर टिक गई, तभी समस्या सामने आ गई। जैसे ही चांदी की आपूर्ति अचानक घट गई, देश भीतर ही भीतर तंगहाली की खाई में गिरने लगा। किसानों को कर चुकाने के लिए अनाज बेचकर चांदी लेनी पड़ती थी। अगर उसी समय चांदी के दाम चढ़ जाएं और अनाज के दाम धड़ाम से गिर जाएं, तो उनकी असली कर देनदारी कई गुना बढ़ जाती थी। खासकर उत्तर पश्चिम जैसे गरीब और सूखे इलाकों में चांदी तो पहले ही कम थी, ऐसे में महंगाई पर तो और भी कहर ढह जाता। ये भी मिंग के अंतिम दौर में जन विद्रोह भड़कने की एक अहम आर्थिक जड़ थी। युवक, आज तुम यहां आए हो, क्या इसलिए कि आने वाले लोग मेरी गलती सुधार दें? युवक, आज तुम यहां आए हो, क्या इसलिए कि आने वाले लोग मेरी गलती सुधार दें? सच में अजीब है कि मुझ पर तो इन 17 वर्षों में बस बेबसी ही बेबसी रही। एक मंदबुद्धि शासक। मैंने इस हान परिवार की धरती और नदियों को खो दिया और 300 साल की हवा शिया सभ्यता की मशाल बुझा दी। चोंगजिन सम्राट। पता नहीं क्यों दिल में बड़ा भारी सा लग रहा है, मानो दिल में कुछ चुभ रहा हो, सांस ही नहीं आ रही। चोंगजिन मूलतः वो राजकुमार नहीं थे जिसे महल में बैठाकर तैयार किया गया हो। उन्हें जूयान ने जबरन सिंहासन पर बैठा दिया था। ये 1000 घावों और 100 छेदों से भरा हुआ महाज्योतिर्बिंब क्या उसके हाथों 17 साल टिक पाएगा? शायद ये पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दिग्गज सेनानायक, एक नजर में समझ नहीं आता, सब कुछ चोंगजिन पर आकर ठहरेगा। बहुत ही भारी है। प्राचीन सम्राटों के लिए सबसे डरावनी बात शायद मृत्यु के बाद बदनामी ही होती है। यहाँ तक कि तांग ताइजोंग भी, मिंग चेंगजू जैसा महान शासक भी अंत समय में किंग इतिहास की निंदा से भी बच नहीं पाया। चोंगजिन सम्राट। मैं हवाशा सभ्यता का अंतिम हान सम्राट। सत्ता के बदलाव, युग के उत्थान पतन की पसंद होते हैं, एक आदमी के कारण पलटेंगे नहीं। आज का महान मिंग अब हवा में सूखे बांस जैसा रह गया है। भले ही महामहिम आने वाली पीढ़ियों के हाथों में भी अंत की ओर बढ़ना, फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या? महान मिंग ने हमारे हान लोगों के लिए दिव्य निशान फिर से छीन लिए, हवाशा को दुनिया की चोटी पर पहुंचा दिया। हमें क्या हक है कि महामहिम के सामने दुखड़ा रोए? आज मैं यहाँ आया हूँ महामहिम के साम्राज्य खो देने पर दोष देने नहीं, नहीं यह कहने की महामहिम एक निकम्मे और अक्षम सम्राट हैं। मैं तो आपको सच्चाई बताने आया हूँ। सच्चे सम्राट, मैं हवाशा सभ्यता फिर से दुनिया की चोटी पर खड़ी हो चुकी है और इस स्वर्गीय मंच पर लौट आई है। आप लोग, हमारे पूर्वज मंचूरियों को पूरी तरह खदेड़ चुके हैं और हवाशा को सहारा दिया है, नई राजधानी बसाई है और फिर से एकीकृत किया है। मिंग ने कभी पूरे संसार को एक सूत्र में बांधा था और चारों दिशाओं पर अपना दबदबा बनाया था। आकाश के आदेश को धारण कर सब लोगों पर शासन करने का वही तेज जो बाद की पीढ़ियों में कभी भुलाया नहीं गया। हम हमेशा देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। हान सम्राट गाओजू भी कभी भीषण मृत्यु के संकट में फंसे थे और सहयोगियों की मनमानी भी झेली थी। हान वूदी के समय तक 100 वर्षों की मेहनत के बाद एक मजबूत नींव खड़ी हुई और अंततः किन शी हुआंग जैसा सम्राट चुना गया। हम हवाशा के लोग भी वही रास्ता अपना रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि देश फिर से समृद्धि की चोटी पर पहुंच सके और वो कभी करोड़ों लोगों पर शासन करने वाली सभ्यता दुनिया में फिर से उठ खड़ी हो। महामहिम, आज के बाद के लोग यहाँ आए हैं महान मिंग के उत्तराधिकारी या संप्रभु शासक के रूप में आपसे मिलने, सिर्फ एक बात बताने के लिए। सत्ता का शिखर भाग्य कर सकता है, इंसान हो या पर्वत नदियां, कौन जानता है किस पर कौन हावी हो जाए। मैं हवाशा सभ्यता निश्चित ही सदा खड़ी रहेगी। महामहिम को अपनी सल्तनत बदल जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं हवाशा सभ्यता भले ही ढह जाने का इरादा रखती हो तो भी उसे पूरी धमक के साथ गिरना चाहिए। इज्जत धमाकेदार ढंग से, वरना इज्जत बची ही कहाँ रहेगी। हम जैसी समृद्ध हवाशा सभ्यता। महामहिम को लगता है आपके बाद क्या महान मिंग सचमुच मिट जाएगा? क्या बात है, ऐसा हो सकता है क्या? जो दिल से महान मिंग को चाहते हैं उनकी डोर कभी नहीं टूटी। हवाशा सभ्यता तो फिर कैसे हंसते हंसते हमेशा के लिए सिर झुका देगी? यदि संसार के लोग सचमुच महान मिंग के प्रति अब एक रत्ती भी लगाव न रखते हों तो ये हत्याएं फिर किस लिए हुई? क्या महाराज को अब भी याद है फान जेनविन? दरबार का महान विद्वान फान जेनविन ही था। मैं भला कैसे न याद रखूं? उसी समय उसे धन और अनाज दान करने को कहा गया था। ऐसा निष्ठावान वृद्ध मंत्री जिसे दंडित करना सबसे कठोर था। फान जेनविन वानली 41वें वर्ष में पदोन्नत किया गया।
नियुक्ति की प्रतीक्षा में रहे और मंत्रालय में कर्मियों के चयन विभाग में उपाधिकारी बने। ताइचांग मंदिर के झाओछिंग चोंगजिन 17वें वर्ष मार्च 19 ली जिछेंग ने नगर पर कब्जा कर लिया। उसने एक काउंटी के उपाधिकारी के रूप में पद छोड़ा और वो महामहिम के साथ ही रह गया। दुश्मन का विनाश किए बिना मरना भी लज्जाजनक है, मरकर भी 16 बार का पछतावा शेष रहा। लूची की विनम्र सीख 57 वर्ष। उसकी पत्नी, उपपत्नियां और पुत्रियां, बहुत से लोग उनके साथ मरने चले गए। पूरा घर परिवार निष्ठा का प्रतीक बन गया, एक भी जीवित न बचा। क्या महाराज को अब भी याद है? मी युआनलू। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ मंत्री मी युआनलू। मी युआनलू वानली 47वें वर्ष में पदोन्नत मार्च 19। राजधानी का पतन हो गया। महाराज को उपदेश दिया था। मी युआनलू की मृत्यु के बाद यिगुआन को सुव्यवस्थित किया गया। दरबार से 3 बार प्रणाम करते हुए विदा ली, अपने हाथ से लिख छोड़ा। नानजिंग अब भी मृत्यु का भी बिना भेदभाव वाला क्षेत्र माना जा सकता है। चिकित्सा या घाव का तर्क मत दीजिए। मेरी कविता तोड़ दी। समझने वाला दुख नहीं जानता। फिर घर में ही आत्मघात कर लिया। 52 वर्ष। उसकी पत्नी, उपपत्नियां और सेवक, पूरा परिवार बलिदान हो गया। पूरा घर परिवार निष्ठा का प्रतीक बन गया। क्या महाराज को अब भी याद है? लिन यीकू, वू लिनजेंग, झोउ फैंगशियान, मा शिची, लियू वेनबी, गोंग योंगू, झांग छिंगझाओ, ली बांगहुआ, शी बांगयाओ। याद है, मैं भला कैसे न याद रखूं। दाली मंदिर के मंत्री लिन यीकू, ताइचांग मंदिर के मंत्री वू लिनजेंग, हानलिन के झोउ फैंगशियान, मा शिची, शिंगले मा की लियू वेनबी, घुड़सवार सेना के उप सेनापति गोंग योंगू, जिनेई गार्ड के कमांडर झांग छिंगझाओ, बाएं महान निरीक्षक ली बांगहुआ, उप महान निरीक्षक शी बांगयाओ। दाली मंदिर के मंत्री लिन यीकू, सुना है कि महाराज का यह आदेश, वस्त्र भी पूरी तरह सुसज्जित पहने, स्वयं को दरबार का सेवक माने। ताइचांग मंदिर के मंत्री वू लिनजेंग, पश्चिमी द्वार की रक्षा करना, अंतिम क्षण तक युद्ध किया। नगर के पतन के बाद भी उन्होंने 10 यू से भरी पगडंडी पर प्राण दिए। झोउ फैंगशियान, हानलिन के दरबारी अधिकारी, महाराज का यह उपदेश सुनकर जब अंतिम संकल्प लिया, स्वयं को उपदेश और निषेध का उल्लंघन करता माना। मा शीछी, हानलिन भोज के अधिकारी, खबर मिलते ही पूरे प्रशासन में हलचल मच गई। घर में ही बैठा रहा। शिंगले हॉ लियू वेनबी, परिवार को लेकर संकट में कूद पड़ा। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेड़ दिया। सारा घराने का सफाया कर दिया। घुड़सवार सेना का दूत गोंग योंगू, शहर के पतन के समय अपनी बेटी को राजकुमारी लिंगची खजाना सौंप दिया। कपटी दास, जिनेई वेई के निर्देशित दूत झांग छिंगझाओ, परिवार ने एक साथ अंतिम सांस तक लड़ाई की, तुरंत ही बलिदान हो गए। और शुवान चेंग बो वेई शिचुन भी था। शहर दीवार पर डटे रहकर आखिरी दम तक लड़े। पूरा घराने ने खुद को आग लगा ली। हु विभाग के दरबारी लांगफोंग युगोंग, पीठ पर भारी गूंज, अपनी आस्था पर अडिग। सैन्य विभाग के मंत्री जिन शुवान, तुम्हें नदी में कूदकर अनुशासन सिखाऊं। उसकी मां, उसका छोटा भाई भी उसी तरह अनुशासित किया गया। जिनेई वेई के हजारों बाघ तोंगजियाओ में पूरी तरह संवरकर कक्ष में ही खुद को जला लिया। महान मिंग, अरे महान मिंग, महामहिम, महान मिंग नष्ट हो गई। बहुत ही सच्चा लगा। हर एक बारीकी बिल्कुल असली जैसी है। हमें सीधे उस साल में खींच ले गया जब राजधानी ध्वस्त हुई थी। मांचू नागरिक और सैन्य, शाही कुलीन, सब देश के लिए शहीद हो गए। ऐसी वीरता, ऐसी गरिमा। महान मिंग सचमुच इसी लायक थी। दमकते 2 शब्द। यह मेरी पढ़ी हुई इतिहास से बिल्कुल अलग है। मिंग वंश के सामंती राजा इतने रक्तरंजित भी हो सकते थे, ऊपर सम्राट तक, नीचे पदस्थ कुलीन तक, शाही घराना, विद्वान मंत्री, अधिकांश ने देश के लिए प्राण दे दिए। उन्होंने अपने जीवन से महान मिंग के लिए अपना आखिरी सम्मान बचा दिया। ये दृश्य भी इतना असली है, इतना असली कि दिल दहल जाए। आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। इस तरह का झटका फिल्मों में भी देना आसान नहीं। शुवान चेंग बो वेई शिचुन, दरबारी लांगफोंग युगोंग, मुख्य सेवक जिन शुवान, हजार बाघ तेंगजियाओ, ये सारे नाम आज तो पहली बार सुन रहा हूँ। और वे भी जो जू घराने के राजकुमार, वो भी ऐसे ही दर्दनाक ढंग से दरवाजे पर मृत्यु को गले लगा बैठे। प्रमुख, मैंने इस कड़ी को देखते ही शुरुआत लगभग परिपूर्ण थी। रेटिंग लगातार ऊपर जा रही है। पहले ही मंच के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, फिलहाल मजबूती से देश की लोकप्रिय सूची में सबसे ऊपर। अब इस रफ्तार पर इसे बदलना चाहें तो लगता नहीं आसान होगा। ये दुष्ट लगता है, मुझे सचमुच लगता है कि यह निकम्मा सम्राट, इस दुनिया में ऐसा कोई और कोई मरणोपरांत समर्पित मंत्री, मैं फिर भी
बार बार देखकर भी व्यक्ति को नहीं समझ पाया। महाराज, ये बात निस्संदेह महाराज की भूल नहीं, ये देश और राज की दुर्दशा कई दशकों से। यदि महाराज न होते तो ये राज बहुत पहले ही ढह चुका होता, कृतज्ञता भी जाती रहती। ऐसी दिलासा देने वाली बातें फिर कहने की आवश्यकता नहीं। युवराज, कृतज्ञता उनका कहना है। मेरे मन में 7-8 हिस्सा साफ समझ आ गया है, पर मैं फिर भी चाहता हूं अपने कानों से आपको कहते सुनूं। पर लोक में, आप लोगों की नजर में मैं आखिर हूं कैसा सम्राट हूं? परलोक में तो चोंगजिन सम्राट की कीर्ति शायद अच्छी नहीं कही जा सकेगी। चिंग राजवंश के झांग टिंग द्वारा रचित मिंग इतिहास में झुआंगली सम्राट के अभिलेख में ऐसा दर्ज है कि उनके शासनकाल में 17 वर्ष वो रंग रूप और शब्दों में निपुण नहीं थे, चिंता और बेचैनी से भरे रहते थे, राज चलाने की फिक्र करते थे। पश्चिमी हु लोगों का बड़ा बल अचानक निकट आ गया और स्थिति बेहद अस्थिर हो गई। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने संशय के साथ निरीक्षण किया और गुस्से में आ गए। निरीक्षण में वे कठोर और कम दयालु निकले, गुस्से में वे बेहद असंयमी हो गए। वर्तमान दरबारियों में ऐसे नहीं गिने जा सकते जो सम्राट योग्य हों। गलत चुनना भी उचित न होगा, इन्हें किनारे रखना बुद्धिमानी है। झुआंगली कोई मरनासन राज्य का राजा नहीं था, बल्कि मरनासन राज्य की गरिमा था। पुराने राजवंश के लोगों को भड़काकर युद्ध छेड़ना बस उनकी घमंडी जंगली हरकतें दिखाने की कोशिश थी। हालांकि उसने 7 साल तक महल की रक्षा की और पर्दे के भीतर से अच्छे शासन की कोई चर्चा नहीं सुनी। दुष्टता ने अभी तक कारणों को समझा नहीं। गुओ का वह सेनापति राज्य और समाज को उलट देने तक की हालत पहुंचा दी। दैवीय अनुशासन दिखाने की कोशिश की। बकवास, सब बकवास है। भविष्य में मुझ पर भरोसा, हर एक बात सटीक बैठती है। कहाँ की बकवास? महाराज, मिंग के अंत समय में छोटे सिपाहियों की जिद्दी आपदा, श्वेत सेना की सूखी झुलसी अर्थव्यवस्था, भूमि के एकीकरण की व्यवस्था, भीतर बाहर से घिरी हुई लड़ाई की हालत अब पलटाई नहीं जा सकती थी। जो कोई भी इस संकट में था, चाहे वो वीर महान शत्रु ही क्यों न हो, वह भी बचकर नहीं निकल सकता था। काल और व्यवस्था के विनाश से बनी हुई प्रचुरता एक व्यक्ति की शक्ति से पूरे तंत्र के ध्वंस का सामना करना और उसे बाहरी नायक मान लेना आपके लिए, महाराज, यह न्यायसंगत नहीं है। महाराज पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, समय अब लगभग समाप्त है। महाराज, बागी पहले ही जंगली शहर को तोड़ चुके हैं। दुर्भाग्य से मैं अंततः आपसे मिल न सका। हमारी चीनी सभ्यता के फिर से उज्ज्वल होने का दिन। क्या सम्राट मुझसे मिलना चाहते हैं? जी, मिल आइए। मिंग वंश के बाद चीनी भूमि का समृद्ध युग। चेन जियान ये क्या करने जा रहा है? मूल कार्यक्रम में तो ये हिस्सा है ही नहीं। वो मौके पर ही कमाल दिखा रहा है। एक मृत देश के सम्राट को साथ लेकर नई दुनिया देखने चलो। इतिहास की 2 बिल्कुल अलग धारणाएं एक बार टकराई तो कितना बड़ा खतरा होगा, उन्हें पता नहीं है क्या? बात बिगड़ सकती है। ये तो सीधे प्रसारण वाला हादसा है। चेन जियान की बात का क्या मतलब है? कहीं वो सचमुच शाही सम्राट को मंच पर लाने की सोच रहा है? जबकि उसे पता है कि यह आभासी तकनीक है, फिर भी मैं इस हान वंश के अंतिम सम्राट को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हम हान लोगों की आज की शान। हम जी कबीले के लोग ऊंचे दर्जे के पूर्वज हैं। झोंगशान महोदय ने तब जनता के हित के लिए अपना जीवन लगाया था। मेरा भी यही मन है। अब जब ऐसा मौका आंखों के सामने है, मैं इसे कैसे चूक सकता हूँ? लेकिन यह मानना तो पड़ेगा, चेन जियान की यह रचना सचमुच बेहद मौलिक है। गुरुदेव, कृपया जरा और रुककर मूल्यांकन कीजिए। सम्राट, 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 300 साल बाद की दुनिया में आपका स्वागत है। यही वो स्थान है जो 300 साल बाद है। रॉकेट प्रक्षेपण प्रक्रिया शुरू हो रही है। 3, 2, 1। आग लगाओ। अरे माँ, रॉकेट फिर से दागा गया। वह क्या चीज है? वह रॉकेट है। मिंग राजवंश के शुरुआती साल कभी एक अग्रणी थे जिनका नाम वानहु था। उन्होंने 39 सैनिकों के सबसे बड़े रॉकेट को कुर्सी पर बांध दिया, हाथ में पतंगों की डोरियां लेकर, और उसे आकाश की ओर उड़ाने की कोशिश की। रॉकेट विस्फोट। वानहु का निधन ये मानव जाति के सबसे प्रारंभिक उड़ान प्रयासों में से एक है। वो सपना जो उस समय मिंग साम्राज्य पूरा न कर सका, हमने उसे कर दिखाया। रॉकेट 5 गुना से भी अधिक की वृद्धि दर्ज है। कौन सोचता था कि आप लोग इतना आगे बढ़ जाएंगे? लगता है अब हमारा देश सचमुच शिखर पर है। इतने चमत्कारी और कुशल काम भी अब इस मुकाम तक पहुंच गए हैं।
सम्राट, ये रॉकेट उपग्रह सच में अद्भुत और चतुराई भरा है। सम्राट ने कभी इसे देखा है, हमारी विशाल धरती का असली स्वरूप। कभी योंगल सम्राट के समय में राज्य की सीमाओं पर रक्षक और उन 7 सांकालीन सूर्यों ने समुद्री मार्गों के नक्शे बनाए थे, सरहदों की स्थिति की कुछ समझ थी। जैसा सम्राट ने कहा, लेकिन ये चित्र। सही कहा, योंगल के शासन की नदी के नीचे की ढलती सांझ, यद्यपि व्यापार के नाम पर, वास्तव में हमारे राष्ट्र के पराक्रम को फैलाने के लिए था, शासन के स्वामी की प्रतिष्ठा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी यह अमूल्य चित्र छोड़ गया। सम्राट, एक बार फिर 300 साल बाद की दुनिया देख लीजिए। ये है सम्राट, यही तो असली दुनिया है। चीनी भूमि का जहां वास है, जहां तक दृष्टि जाती है, सब अपनी मूल भव्यता में विद्यमान है। वही आकाश में उठती हुई वस्तु जिसे आपने अभी देखा, उस पर सवार होकर, वो सचमुच ऐसा उपग्रह है जिससे पूरी दुनिया का नजारा किया जा सकता है। उपग्रह, महामहिम इसे खगोलीय नेत्र के रूप में समझ सकते हैं। जब यह आकाश की असीम ऊंचाई तक उठता है, तो ये हमें संपूर्ण हुआशा की भूमि का अवलोकन करने में सहायक हो सकता है, तथा समस्त ब्रह्मांड के विविध प्रदेशों तक। महामहिम की दृष्टि के समक्ष ये शेष दृश्य वास्तव में 9 आकाशों की ऊंचाई से ली गई छवि है। अब क्या महामहिम इसे अब भी कोई अद्भुत जादुई चमत्कार समझते हैं? ये तो दिव्य चिन्ह है। क्या महामहिम को ज्ञात है कि नीले आकाश की तलवार स्वाभाविक रूप से समझ में आ जाती है? आकाश का अवलोकन, ऋतु की प्रवृत्ति को समझना, नियत विधि से गणना करना, यह उपग्रह नीले आकाश की तलवार जैसी क्षमता से युक्त है। और इतना ही नहीं, हमारे देश ने अनेक उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। वायुमंडलीय उपग्रह, जो मौसम की पूर्व जानकारी दे सकते हैं, जलवायु की निगरानी और आपदाओं की पूर्व चेतावनी। समुद्री उपग्रह भी हैं, जो समुद्री धाराओं की दिशा का पता लगा सकते हैं और जलराशि में होने वाले परिवर्तन देख सकते हैं। हजारों ली तक फैले समुद्र और नदियों की निगरानी। इसके अलावा संसाधन उपग्रह भी हैं, जो देश की भूमि का सर्वेक्षण कर सकते हैं। कृषि उपज और पर्यावरण की निगरानी। पर्यावरणीय उपग्रह, जो व्यापक क्षेत्र में पारिस्थितिक आपदाओं की निगरानी कर सकते हैं। दूर संवेदी उपग्रह, जो बहुचित्रित भूमि अवलोकन करते हैं और हर सूक्ष्म बात को साफ देख लेते हैं। वाह! इन 9 आकाशों पर टंगी आंखों के सहारे हम इस पूरे विशाल भूभाग को नजर भरकर देख सकते हैं। तूफान के आने की पहले से सूचना मिल सकती है, सूखे और बरसात का पहले से पता चल सकता है, सर्दी और पहाड़ी हवाओं की चेतावनी भी पहले मिल सकती है, ताकि बचाव और राहत की व्यवस्था पहले से की जा सके और जनता को विस्थापन का दुख कम झेलना पड़े। कितनी अद्भुत बात है! कितना चौंकाने वाला दृश्य है। अगर ऐसे कहें तो ये हुआशा की भूमि तो केवल संसार के अनेक देशों की नहीं, क्या यह इस खगोलीय दृष्टि के नीचे समाया हुआ ही नहीं? आपकी यह बात सचमुच असाधारण प्रतिभा की है। हमारे देश के उपग्रह आकाश में उड़ान भरकर एक अर्थ में हुआशा के पुनरुत्थान और शक्ति के उत्कर्ष का प्रतीक है। और ये तो मानो माननीय सम्राट चोंगजेंग की अपनी आंखों से देखी गई अग्निबाण है, जिसने नीले आकाश को भेद दिया। तभी तो आप स्वयं देख पा रहे हैं, 300 वर्ष बाद ये देश किस रूप में संसार में खड़ा है। तो वह क्या वस्तु है? वो विमान है। विमान, और उस विमान में लोग भी सवार हैं। स्वाभाविक है कि उसमें लोग सवार होंगे। महामहिम, आज के युग के लोग अब आकाश पथ को वहन करने में सक्षम हैं। और सुबह से बीजिंग तक सिर्फ नजर गड़ाई जाए तो किसने सोचा था कि 600 वर्ष बाद मनुष्य यहां तक पहुंच जाएगा? ये पर्वत और नदियां इतनी भव्य कैसे हो गईं? युवा वीर, क्या मैं 3 प्रश्न पूछ सकता हूं? महामहिम, कृपया कहिए। पहला, आपका वर्तमान देश महान मिंग को किस दृष्टि से देखता है? मैं महामहिम को एक स्थान दिखाने ले चलता हूं। ये स्थान है। पिताजी, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं तो मनोरंजन उद्यान जाना चाहता हूँ। क्योंकि यही हमारी जड़ है। यहाँ तो बहुत सुंदर लगता है। यहाँ सम्राट जू युआनझांग का निवास था। उन्हें जरूर बहुत खुशी हुई होगी। स्वाभाविक रूप से खुश। हर साल छोटा लड़का उसे देखने आता है। उसकी पूजा करो। जुनझेन सम्राट स्वर्ग में है, जरूर बहुत सुकून मिलेगा। बिल्कुल सही। यह यहाँ है महान मिंग के संस्थापक सम्राट ताइजू जू युआनझांग का समाधि गृह। यदि महामहिम रोना चाहें तो निसंकोच रो लें। इस समय इस स्थान पर कोई आपको और मुझे नहीं देख सकता। भविष्य के युवराज, कृपया मेरा उपहास न कीजिए। बीजिंग के पतन के दिन महामहिम असहाय होकर स्वर्ग लौट गए और शाओलिंग पर श्रद्धांजलि अर्पित भी नहीं कर सके। आज एक अधूरी इच्छा पूरी हो गई।
सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सबकी पीठ के पीछे ये पेड़ों और पहाड़ों पर टिका ये पवित्र स्थल, यही है महान मिंग के संस्थापक सम्राट ताइजू जू युआनझांग और शिया शिगाओ महारानी के संयुक्त समाधि गृह। मिंग शियाओलिंग। उस समय सम्राट ताइजू ने मंगोलों को खदेड़कर हुआशिया को एक करके महान मिंग राजवंश की स्थापना की, जिससे हमारे हान लोगों का राजवंश दुनिया की चोटी पर फिर से खड़ा हो सका और फिर से नाम की चमक फैलती रही। सन 2360 लोंगवान की लड़ाई। उस समय ताइजू के महारथी में चेन योलियांग की जलसेना को बुरी तरह पराजित किया। न सिर्फ यिंगतियन को बचाया बल्कि पूरे देश की दिशा ही पलट दी, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए देश की नींव मजबूत हो और आधारशिला रखी जा सके। ये बात समझ नहीं आए, इस मिंग राजवंश में आखिर ऐसा क्या खास है, इतने लोग देखने क्यों आए हैं। इतिहास को निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो मिंग राजवंश में वाकई था दर्ज इतिहास में नाम दर्ज कराने वाला उद्योग और दक्षिणी विद्रोहियों को सीधी टक्कर देने वाले सवार भी। लेकिन आज हम यहाँ सिर्फ इन ईंट पत्थरों को देखने नहीं आए, बल्कि महसूस करने आए हैं एक जीवंत इतिहास जो धड़कता हुआ परंपरा की एक नब्ज को आज तक, संस्कृति की आत्मा, सांस्कृतिक विरासत। मेरे पुरखों की वंशावली आगे चलकर पहले कुछ पन्ने ही महान मिंग से जुड़े हैं, लेकिन तब मेरे पूर्वज तो बस पीली धरती पर खेती करने वाले किसान थे। एक वाक्य विनम्र और वीर ने सारा घर चमका दिया। बस कुछ हल्के से शब्दों ने कितनी पीढ़ियों की कमाई हो सकती है, सांस लेने की फुर्सत तक नहीं। ऐसे इतिहास में आखिर ऐसा क्या है जो सराहने लायक नहीं। पुराने दिन, अगर महान मिंग खत्म न हुआ होता और युआन के अंत की अफरा तफरी फिर से हुआशिया को न बसाना पड़ता, तो क्या आपके पूर्वज युद्ध की आग में जिंदा बच पाते और अपनी इस नस्ल को छोड़ पाते? मुझे तो यही सबसे बड़ा सवाल लगता है। अब कहाँ तुम कौन सा राजवंश कर वसूली और ऊपर से लूट खसोट से बचा है? सब एक जैसी दबंग गई है, तो अब क्या आगे चलकर भी शिकायतें ही पालनी हैं? इस युग से इतना दबा दिया कि सांस भी ना आए। इंसान बनकर थोड़ा तर्क से बोलो। इतिहास देखते समय निष्पक्ष रहना चाहिए। तुम लोग, ये तो जोर जबरदस्ती है, जोर जबरदस्ती। अगर महान दाइमिंग न होता, तुम अपने पूर्वजों को भी नहीं जानते, किसे पता। यह जोर जबरदस्ती नहीं है। ना हो कोई तो घर घराना कहां से आए, सभ्यता ही न बचे, खून की नसें जुड़ जाती हैं। जनाब, बिल्कुल सही कहा। हम इतिहास को दिल में दर्ज करते हैं और धूल में मिली उस खून आंसुओं को भी देखना होगा, साथ ही धूल पर खड़ी पुनर्निर्मित वह राजसभा भी। इसमें कोई विरोधाभास नहीं। यही तो कठिनाई है, औद्योगिक रंग नहीं। मिंग राजवंश के बाद हमारी सभ्यता वाकई अनेक उतार चढ़ाव से गुजरी है, लेकिन जरा सोचिए, यदि उस समय न होता मिंग ताइजू जिसने नींव पक्की कर दी, जियान युआन की भव्यता, यदि महान दाइमिंग न होती, इन लगभग 300 वर्षों के संचय और पोषण को हमारी भारतीय सभ्यता शायद कब की जड़ से कट चुकी होती। महाराज, चलिए ताइजू से मुलाकात कीजिए। वो महान दाइमिंग राजवंश जो पूरे देश पर छाया था, उस दौर में बिल्कुल शिखर पर था। ताइजू संतान से प्रसन्न नहीं। झू योजियान, ताइजू महाराज को प्रणाम। अद्भुत, वाह, कमाल है। यह एक कदम मानो ईश्वरीय हस्तलिखित हो। सोंगजान को भेजो, ताइजू को नमन करो। सोंगजान को भी कदम समझ आ गया। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है आंखों के सामने जो कुछ है वो नाटकीय नहीं लगता, मानो ये सचमुच घट रहा हो। यह उद्यान का माहौल उस समय की तुलना में और भी अधिक गंभीर और भव्य, क्योंकि हम दाइमिंग को उत्तराधिकार में लेकर भारत चीन की वैध परंपरा के लिए आए हैं। मिंग ताइजू विशाल पर्वत और नदियां पार करते हुए उत्तराधिकार सौंपते समय असंख्य वंशजों तक सदा के लिए प्रणाम किया जाएगा। यदि ताइजू की आत्मा सचमुच हो तो निश्चय ही ये देखकर वे प्रसन्न होंगे। भविष्य की यह बात सचमुच रूह में बस जाती है। अभी महाराज ने 3 प्रश्नों की बात की थी। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, पता नहीं दूसरा प्रश्न क्या है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आज तुम्हारा देश क्या कभी भारत के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता रहा है? महाराज, कानों को भरोसा नहीं होता। ये दूसरा प्रश्न। और मेरे साथ आइए। मत जाइए, मैंने कहा मत जाइए। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। ली दाहान, आपको लगता है हम यहाँ आपसे मोलभाव कर रहे हैं? आज की यह बात
आपकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती। आपको जाना होगा तो जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा, हमें आपको घसीट कर भी ले जाना पड़ेगा। ये जबरन मिली ना मरी और कठोर दंड एक साथ। महाराज, जल्दबाजी मत कीजिए, आप। काफी हो गया, मैंने कह दिया है, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। यह मेरी अपनी जान है, क्या मैं खुद अपने बारे में भी फैसला नहीं कर सकता? नहीं जाऊंगा, आप यहीं रहिए। क्या यूं ही जिद करके मौत का इंतजार कर रहे हैं? आपको क्या लगता है किसे बेवकूफ बना लेंगे? मौत भी मंजूर है, मुझे ऐतराज नहीं। आप लोगों का कोई काम नहीं, दुनिया बचाने की यह भूमिका। बाहर जाइए, सब बाहर निकलो। बुड़ूली, जरा शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। जिला अस्पताल की जांच रिपोर्ट कोई नाटक नहीं है, विशेषज्ञों ने भी कह दिया है। अभी इसे पकड़कर रखना ही होगा। उम्मीद बहुत बड़ी है। पैसे की बात, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। गांव वाले भी थोड़ा हाथ बटा सकते हैं। कोई तरीका निकालिए। क्या उपाय निकालूं? अस्पताल तो बिना तले का गड्ढा है, पैसे की गूंज ऐसे ही उड़ा देती है। सोने की ईंटें भी पानी की तरह बह जाती हैं। ली दाहान, आप तो हद से ज्यादा जिद्दी हैं। झोश या फेंक, आप सरकारी नौकरी खा रहे हैं क्या? आपको क्या पता, हम एक ही घर के लोग हैं। सुबह से रात तक चिंता करते करते 1 साल निकल जाता है। दांतों में बचत कीजिए, तभी कहीं 4-5 लाख जोड़ पाएंगे। शहर में काम करने वालों को देखते ही बात तो विषय पर करनी है। घर का हिसाब चुकाने में अभी बहुत कमी है। मेरी इस एक चोट में अंदर जाएं तो कई 10 लाख लग जाएंगे। पैसा कहाँ से आएगा? उधार लो, रोटी तोड़ो, लोहा बेचो, बच्चे के भविष्य में भी झोंक दो। मेरी यह पुरानी हड्डियां इस घर की नींव है। मैं अकेला होकर इस घर को ढहने नहीं दे सकता। बच्ची की राह अभी लंबी है। ली बुड़ू, आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। आपका बेटा हर महीने पैसे भेजता है, आपकी बीमारी का इलाज है, कई 10 लाख, मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी। शाओ चेन, मैं आपको बता रहा हूं, इस बड़े पहाड़ों में कई 10 लाख, वो मेरी इस पुरानी हड्डी से, मेरी जान से कहीं कीमती है, काबिल है। आप लोग शहर में बहुत देख चुके हैं, हम पहाड़ों की इस मुफलिसी को नहीं समझते। मेरी बच्ची, वह जान लड़ाकर ही बाहर निकली है। शहर में पैर जमाना आसमान चढ़ने से भी कठिन है। उसने जो जोड़ा है पैसा नहीं, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ी की उम्मीद। उसने राजा का असली वारिस ब्याहा है। मुझे ये बीमारी, अगर उसकी यह थोड़ी सी आस भी छिन गई तो मुझे 10 साल और जीने का भी डर नहीं। दिल में एक सुकून सा रह जाएगा। क्या मैं ये बेचारा, क्या इसको भी इंसान कहें? बाबा, छोटे चेन, तुम लोग, तुम दोनों, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया नहीं था? मेरे बेटे को मत बताना, उसे मत बताना। तुम लोग, क्या तुम लोग मुझे मरने पर मजबूर करना चाहते हो? छोटे नगर को मत बताना। क्या हमें दोनों को और गांव के सभी लोगों को भी, सबको मिलकर उससे छिपाना होगा? आंखें खोल कर देखो, तुम अस्पताल में पड़े हो, इलाज को बिल्कुल बेअसर कर दिया है। देखो, वो बाद में लौटेगा तो क्या हम बस कब्र पर रोते रह जाएंगे? बाबा, आप और कुछ मत कहिए, कुछ भी मत कहिए। बूढ़ेली, आप जरा जल्दी मत कीजिए। हमने आने से पहले ही जिला अस्पताल के साथ बात पक्की कर ली थी। आपके घर की हालत हमेशा से सरकारी सुरक्षा नीति का लाभ लेती रही है, अब बीमारी का खर्च उठाने वाला है। सबसे ऊंचा स्तर, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा का माध्यम। बूढ़ेली भाई, हिसाब बिल्कुल साफ है। हमारी नीति के मुताबिक बिल जमा करें। पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा। पूरे खर्च का 1-2 हिस्सा भी नहीं बैठेगा। इतने पैसे बचाने के लिए आपको बस सहना होगा। क्या नगर को इतनी जल्दी अनाथ बनाना चाहते हो? बाबा, चलो अस्पताल चलते हैं। ठीक है, जितना भी पैसा हो सब खर्च कर देंगे। मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं कमा सकता हूँ। बिना सुरक्षा के अब और क्या किया जाए? महाराज, ये हमारे देश की एक जन कल्याण योजना है, जिसे ग्रामीण सुरक्षा और भरण पोषण योजना कहा जाता है, जो गांव के बुजुर्गों, विधवाओं और अनाथों के लिए खास है, जिनके पास कोई सहारा नहीं, जो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते और जिनकी रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं, उनके लिए बनाई गई है। उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी राज्य उठाता है, ताकि उनकी बुनियादी जिंदगी चलती रहे और वे ठंड में ठिठुरकर भटके नहीं। यह अच्छी नीति है। बस तभी मैंने कहा था, ये सुरक्षा आखिर किन 5 चीजों की गारंटी है? भोजन की सुरक्षा, कपड़े की सुरक्षा, रहने की सुरक्षा, इलाज की सुरक्षा, अगर बुजुर्ग हों तो अंतिम संस्कार की भी सुरक्षा, अगर अनाथ हों तो उनकी शिक्षा की सुरक्षा। ओह, भोजन की सुरक्षा यानी चावल, आटा, अनाज, तेल, सब्जियां और मांसाहार, यहाँ तक कि आग जलाने के ईंधन तक। कपड़े की सुरक्षा यानी हर मौसम के कपड़े, सर्दी से बचाने वाले गद्देदार कपड़े। रहने की सुरक्षा यानी घर को बदले जाने से रोकने के लिए या फिर केंद्रीकृत आश्रय स्थल प्रदान करना। मकसद बस सुरक्षित रहना है। वस्त्र सबसे जरूरी, ताकि उनकी बीमारी का इलाज हो सके। अगर चलना फिरना मुश्किल हो तो और भी पेशेवर लोग देखभाल करें, इलाज करें और संभालें। बुजुर्गों को सम्मान पूर्वक दफनाया जाए, ताकि उनका जीवन यूं ही न चला जाए और उन्हें शांति से अंतिम विश्राम मिले। अनाथों की देखभाल और शिक्षा,
ताकि वे बचपन से ही पढ़ सकें और बर्बाद न हो। असहाय, बेघर भटकते हुए मर जाना, सभी को सहारा मिले, ये कैसा मनुष्य है। असहाय, बेघर भटकते हुए मर जाना, सभी को सहारा मिले, ये कैसा मनुष्य प्रमाण है। मैंने तब सीमांत की 9 सेनाओं की राशन व्यवस्था भी मुश्किल से संभाली थी। कीड़े मकोड़े चारों ओर तबाही मचा रहे थे और प्रजा खेतों को वीरान और ठंडा पड़ा देख रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि देश ऐसा भी हो सकता है। महाराज, असहाय शासन और उसके बाद निरंतर सुधरती रहने वाली विशेष संकटग्रस्त पोषण प्रणाली, तो ये हम भारत जैसे महान देश की हजारों सालों में अनूठी उपलब्धि है। ये सिर्फ प्रशासनिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि देश की जनता के लिए अंतिम सांस तक खड़े रहने का वादा भी है। इस धरती पर कोई भी छोड़ दिया नहीं जाएगा। ऐसी देखभाल प्रजा की कितनी चांदी जाएगी। दुनिया में अकेले और अनाथ लोग बहुत हैं। यह जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा। महाराज, हमारे राज में यह कोई बोझ नहीं है। जनता ही तो राज्य है। देश का असली हुनर जनता से लेना, जनता के लिए ही लगाना। जिस सिद्धांत पर हम डटे हैं वह है विकास, ताकि हर इंसान और भी सम्मान से जी सके। इसीलिए कितनी भी मुसीबत आए, ये संकल्प नहीं डिगेगा। यही है जनता को केंद्र में रखना और किसी भी भारतीय बेटी बेटे को इस पवित्र पूर्वजों की धरती पर गरीबी से डरने न देना, अकेलेपन में बेसहारा न छोड़ना। जनता के लिए हमारे पूर्वज और देश सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। पिताजी, धीरे धीरे आइए, जल्दी नहीं। जानता हूँ, मेरी यह बूढ़ी हड्डियां अभी भी मजबूत हैं। ऐसे घेर कर रखने की क्या जरूरत है। ऊपर अस्पताल वाली तरफ सब ठीक से इंतजाम कर दिया है। आप इस बार बस एक ही काम कीजिए, चिंता छोड़कर इलाज करवाइए, बाकी कुछ भी मत सोचिए। इलाज का खर्च सरकार की नीति के तहत आपके लिए पूरा कवर किया जा रहा है। सरकार जनता का बोझ उठाती है। ये सपनों वाला महान देश क्या ऐसा ही नहीं होना चाहिए। अगर खजाना तंग भी हो तो भी सबसे पहले जनता के आखिरी छोर तक की रक्षा करनी होगी। यही तो असली जनराज है। ऐसा सही देश भला कैसे जनता से प्रेम न करे, इसके लोगों से प्यार न करे। ऐसे कैसे न होगा कि जनमन एकजुट होकर साथ न आए। ये है महाराज, ये तो हमारी राजवंश ने प्रजा के लिए बनाई हुई राह है। कितनी भव्य। युवराज, भले ही ट्रम्पेट मैं इस भीतर की गूढ़ बात न समझ पाऊं, मैं तो यहाँ गहरे पहाड़ों में निर्जन ऊंचाइयों पर ही रहता हूँ। ऐसा बेमिसाल राजप्रासाद बनाना, इसके लिए जो अपार धन लगेगा वो तो पूरे देश की शक्ति निगल जाएगा। इस पहाड़ में आखिर कौन सा ऐसा तात्कालिक रहस्य है या फिर छिपा हुआ है जो राष्ट्र की धरोहर से जुड़ा हो। इस पहाड़ में कोई रहस्य नहीं और न ही कोई धरोहर। इस पहाड़ में सिर्फ जनता है। जनता के सिवा और है ही कहाँ। सड़कें और पुल तो वहीं तक पहुंचाएंगे। पर्वतों को सिर झुकाना पड़े, नदियों को रास्ता देना पड़े। पर्वतों को सिर झुकाना पड़े, नदियों को रास्ता देना पड़े। इस प्रश्नोत्तर में आपके उत्तर पूरी तरह सटीक हैं। उन्होंने सचमुच बुनियादी ढांचे के निर्माण से देश को जवाब दिया और जनता के प्रति सम्मान दिखाया। यही तो जनता केंद्रित राष्ट्र की जनकल्याण नीति है। मजबूती से थाम लिया समाज की निचली रेखा को, यहाँ तक कि जब वे सबसे कमजोर लोग हों उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि वे गरिमा के साथ जी सकें। दुनिया के सामने कमजोर वर्गों की देखभाल इतनी पूरी तरह लागू की जाती है। ऐसा व्यवस्थित देश वाकई कम है। सच में बिना बीमा के इलाज 94% से भी ज्यादा खर्च की भरपाई कर सकता है। ऐसी सुरक्षा स्तर वाली व्यवस्था हम सब भी कुछ ईर्ष्या करते हैं। इतना ज्यादा खर्च की भरपाई कर सकता है, यह लगभग इस बराबर है कि देश ने सारा खर्च ही उठा लिया हो। यही है हमारे देश का संकल्प। बीमारी का इलाज करा सकना, इसी कामना को साकार होना कहते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि यह भी रोकता है कि आम लोग किसी बड़ी बीमारी की वजह से फिर से गरीबी की खाई में न गिर पड़ें। मजबूत सुरक्षा दीवार। दूसरा प्रश्न बहुत ही प्रभावशाली है। इस उत्तर के बारे में नहीं जानता। महाराज, क्या आप अब भी संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ। ऐसा दृश्य भला कैसे असंतुष्ट हो सकता हूँ। यही तो हमारे महान मिंग का सपनों में संजोया गया समृद्ध युग है। मैंने ही प्रजा के साथ अन्याय किया। महाराज, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न पहले ही समझाया जा चुका है। साहस करके पूछता हूँ, ये तीसरा प्रश्न है। 16 पूर्वज सम्राट होंगू, मंगोलों को खदेड़कर मिंग की पुनर्स्थापना करने वाले और चारों समुद्रों में अपना तेज फैलाने वाले चेंगजू योंगले सम्राट। 7 बार उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर समुद्री यात्राएं, 5 बार शून्य तक अभियान, योंगले के स्वर्णिम युग की रचना, सभी राज्य दरबार में उपस्थित हों। मेरे महान मिंग को पहुंचाइए समूचे ब्रह्मांड के शिखर तक, सब पर एक ही सर्वोच्चता। मेरे बाद से सोन पहाड़ और नदी पर धूल जम गई और अब 300 वर्ष बाद समय की धूल बहुत बह चुकी है। मेरे तीसरे प्रश्न का मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आज हमारे हुआशिया राष्ट्र की शक्ति कैसी है? फिर बदले पंक्ति तो हम एक और बदली हुई पंक्ति बना देते हैं। सभी पक्षों को सूचित करो। महामहिम, आज मेरी नौसेना उतर आई है।
15 बजे 15 मिनट। ठीक समय पर ड्यूटी संभालो। हमारी ओर से प्रवासी सहदेशियों के बीच सभी सशस्त्र बल हस्तक्षेप न करें, पास न आए। यदि इस अवधि में कोई हमारी ओर गोली चलाने की हिम्मत करे, उसे शत्रु दल माना जाएगा। युद्ध की घोषणा। जी हां, मेरी टीम पूरे शहर की हवाई सुरक्षा करेगी। सुनिश्चित करें कि हर साथी सुरक्षित घर लौटे। महामहिम, यही तो आज की नौसेना है। कितनी वीर, कितनी भव्य। दौड़ो जल्दी। आ गए। बहुत बढ़िया, हम अभी तुरंत रवाना होते हैं। बहुत बढ़िया साथियों। नौसेना आ गई। हमें घर ले चलने आए हैं। नौसेना आ गई। अब हमारी जान में जान आई। सभी लोग अनुशासन बनाए रखें। नौसेना पहले ही बंदरगाह पर इंतजार कर रही है। सोचा भी ना था आज मैं दूर देश के नागरिकों के लिए भी निकल सकूंगा, एक बड़ी सेना भेजकर बचाव करने हमारे राष्ट्र को। महामहिम, किसी एक को भी कभी नहीं छोड़ते जो मातृभूमि की ओर हृदय रखते हैं। युवा वीर, ये स्थान हुआशिया से इतना दूर है। क्या ये डरने की बात नहीं कि कोई अवसरवादी मौका पाकर विद्रोह कर बैठे। महामहिम को चिंता है कि दूसरा देश हमारे युद्धपोतों पर चोरी से हमला कर दे। महामहिम, आपके सामने जो ये बेड़ा है, ये तो आसानी से परास्त किया जा सकता है। आज के संसार के 90% देशों में। क्या मैं सुझाव देता हूं कि प्रवासी अभियान वापस ले लिया जाए। साम्राज्य के तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोई चतुर योजना अपनाए। न केवल प्रवासी अभियान वापस ले, बल्कि हमारे राष्ट्र की सैन्य शक्ति को पूरी तरह उजागर भी करें और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को भी। इसी से राष्ट्र शक्ति का प्रदर्शन हो सकेगा और कोई उपाय भी तो नहीं। महादेवी ने कहा, एक बेड़ा 90% देशों को मिटा सकता है। क्या ये कुछ बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया? बिल्कुल बड़ा चढ़ाकर। लगता है साहब, हमारी सैन्य ताकत के बारे में अभी भी पूरी तरह नहीं जानते। जिन देशों के पास हवाई प्रभुत्व नहीं है, समुद्री प्रभुत्व भी नहीं है और नौसैनिक प्रतिरोध क्षमता भी नहीं है, उनमें से 90% का ये कहना जरा भी अतिशयोक्ति नहीं। एक नौसैनिक बेड़ा, इन पर बस पूरी ताकत से वार करना है। बिल्कुल सही, ये तो अब भी विपक्ष जैसा ही है। कुछ न कुछ युद्ध क्षमता। अगर कुछ दक्षिण अमेरिकी अफ्रीकी देश एक तीर में एक देश मिटा दें, यह कोई बड़ा चढ़ाकर कहा हुआ नहीं है। श्रीमान ली, तुम बहुत समय से विदेश में रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए आज का हुआशिया पहले से अलग समय में खड़ा है। एक युद्धपोत बेड़ा पूरे देश को धूल चटा सकता है। ये कितना डरावना है। ऐसी धारदार ताकत, देश का आधार स्तंभ, विदेश में रहने वाले आम लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल होना। महाराज, आपको मालूम हो हमारे देश के सक्रिय नौसैनिक जहाज कुल कितने हैं? हमारे हुआशिया के आज बाहरी दुनिया के सामने खुले तौर पर बताए गए युद्धपोत 370 से अधिक हैं। महाराज, अभी सामने ये 5 जहाज कुल संख्या के 10वें हिस्से के भी बराबर नहीं हैं। 370 जहाज। हुआशिया सचमुच इतना शक्तिशाली है। महाराज, ये तो केवल नौसेना ही नहीं है। हमारी सेना अब 5 प्रमुख सैन्य शाखाओं में बटी हुई है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, रॉकेट सेना, रणनीतिक समर्थन बल। कुल सैनिक शक्ति 2 लाख है। अरे 2 लाख। हमारी सेना अब 5 प्रमुख सैन्य शाखाओं में बटी हुई है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, रॉकेट सेना, रणनीतिक समर्थन बल। कुल सैनिक शक्ति 2 लाख है। अरे 2 लाख। शून्य सैनिक 10 लाख। हुआशिया के प्राचीन और वर्तमान को एक नजर में देखो। कभी किसी राजवंश में नहीं इतनी राष्ट्रीय शक्ति थी। 10 लाख देशभक्त पुरुष। ऐसी शक्ति हो तो स्वर्ग के नीचे सब कुछ फिर से खड़ा किया जा सकता है। महाराज, आज का संसार अब महान मिंग का युग नहीं रहा। हर पीढ़ी का अपना समय होता है। हम भी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हुआशिया की सभ्यता अपने समय में फिर से सिर उठा सके। अगर उस समय ट्रह इन 10 लाख वीरों को पा लेते। युवा सेनापति, मैं सचमुच ईर्ष्या करता हूं। महाराज से छिपा नहीं, मुझे भी बड़ी खुशी होती। खुशकिस्मती इस किले में पैदा होने की, और भी सुखद, अब से मैं हुआशिया की संतान हूं।
युवा सेनापति, तुमने अभी जो थल सेना, नौसेना, वायुसेना, रणनीतिक समर्थन बल, मैं लगभग सबका नेतृत्व कर सकता हूं, लेकिन ये रॉकेट सेना आखिर है क्या? क्या महाराज ने कभी उल्का देखी है? स्वाभाविक रूप से, मैं यद्यपि महल में निवास करता हूं, आकाशीय चिन्हों और नक्षत्रों के विषय में कुछ संबंध अवश्य है। तो मैं भी महामहिम को साथ ले चलूंगा देखने, यह आज के हुआशिया का एक उल्का है। युवा सेनापति, ये स्थान मेरे हुआशिया की सीमा में नहीं है, तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? महामहिम, ये स्थान सचमुच मेरे हुआशिया से दूर है, लगभग 6700 किलोमीटर दूर की श्या वंश की छावनी। 6700 किलोमीटर। आज रात आकाश में एक उल्का गुजरेगा। वो मेरे हुआशिया के सभ्यता इतिहास में सबसे चमकीले में से एक होगा। लगता है आज का ये हुआशिया, आगे का रास्ता भी पूरी तरह समतल और निर्बाध नहीं है, इसलिए हम अब भी आगे बढ़ रहे हैं ताकि एक दिन फिर से दामिंग के अपने शिखर पर लौट सकें, सभी देशों का आगमन और सारी दुनिया सम्मान करे। तुम लोग जल्दी आकाश की ओर देखो, वो क्या है? वो उल्का है। उल्का, उल्का। वो क्या है? आपातकालीन समाचार, ताज़ा जानकारी दिखाती है 15 मिनट पहले अभ्यास के नाम पर एक तियानफेंग श्रृंखला की मिसाइल दागी गई। देशी प्रक्षेपण इस समय आधिकारिक रूप से पारित। ऊपरी वायुमंडल। संबंधित विभागों द्वारा सत्यापित उस मिसाइल का लक्ष्य था बेहाई के बाहर का समुद्र। कृपया नजदीकी मछली पकड़ने वाले जहाजों को सूचित करें, यह एक सैन्य अभ्यास है। दोहराएं, यह एक सैन्य अभ्यास है। संबंधित विभागों द्वारा सत्यापित उस मिसाइल का लक्ष्य था बेहाई के बाहर का समुद्र। कृपया नजदीकी मछली पकड़ने वाले जहाजों को सूचित करें, यह एक सैन्य अभ्यास है। दोहराएं, यह एक सैन्य अभ्यास है। आखिर यह वस्तु है क्या? आखिर इतनी तुच्छ दृष्टि तक रखता है, ये कैसे किया? महामहिम, यह एक अग्निबाण हथियार है। तियानफेंग श्रृंखला की मिसाइल 12,000 किलोमीटर के भीतर सटीक प्रहार किया जा सकता है। 12,000 किलोमीटर। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि वो घर से बाहर निकले बिना हजारों मील दूर के शत्रु को मार सकता है? बिल्कुल, बहुत सही कहा। 1000 शब्द एक तीर के बराबर नहीं। उस समय ये बात पूरी दुनिया में गूंज उठी। जिन देशों को हमसे आपत्ति थी, उस दौरान सबके सब शांत हो गए। अमेरिका भी इधर उधर नहीं कूद सका। 12,000 किलोमीटर। अगर यह पश्चिमी समुद्र तक मार कर सकता है, तो सीधे अमेरिका की राजधानी पर भी वार हो सकता है। राष्ट्र की हैसियत और सम्मान हमेशा मजबूत सैन्य शक्ति की नींव पर ही टिके रहते हैं, वरना सारा सम्मान और लाभ सब खोखला है। तो यही है अग्निबाण सेना। सचमुच देवदूतों जैसी सेना है। अग्निबाण सेना, यह आज चीन का रणनीतिक निवारक है। दिव्य सैन्य विन्यास का चयन न निकला तो यही रहा, एक बार निकला तो सीधे पास ही समझो, तो पूरी सेना को एक झटके में ध्वस्त कर दे। फिर पूरी सेना की क्या बिसात। काश उस समय मुझे ये दिव्य शक्ति मिल गई होती, तब विद्रोही सेना की क्या चिंता होती। महामहिम, क्षमा कीजिए, मैं सीधे बोलूं, अगर अग्निबाण सेना की ताकत महामहिम को दे दी जाए, मुझे डर है तब भी महान मिंग की मुश्किल हल नहीं होगी। इससे पहले महामहिम ने मुझसे 3 प्रश्न किए थे। अब मैं, इस बात के युग का मनुष्य, साहस करके महामहिम से एक प्रश्न पूछता हूँ। ठीक है। महामहिम ने क्या सोचा? देश आखिर क्यों शक्तिशाली होता है? स्वाभाविक है, खजाना भरा पूरा होने से, सेना मजबूत और घोड़े बलवान हो, और प्रजा पूरी तरह आज्ञाकारी हो। एक शासन, एक नियम। यदि महान मिंग अपने उत्कर्ष पर हो, तो उसकी सेना 10,000 दिशाओं में फैली होगी, और समुद्र के भीतर भी उसका सम्मान होगा। यही तो महामहिम के मन की वो महान शक्ति है। क्या ऐसा नहीं है? अगर इस तरह देखा जाए, तो निश्चय ही वो शक्तिशाली है। बीते युआन राजवंश में लोहे के घुड़सवारों ने यूरोप भर में कहर बरपाया। उनका क्षेत्र बड़ा विस्तृत था। प्राचीन काल में उसका सानी नहीं, उसे सचमुच विश्व का अधिपति कहा जा सकता था, लेकिन उसका राज्य सिर्फ 80 से कुछ अधिक बरस टिका, और अंततः हंगू सम्राट के एक ही प्रहार से धराशायी हो गया। वो उनकी निष्ठा खो देने का परिणाम था। क्रूर और निरंकुश, हर दिशा में अत्याचार, जिससे सारी प्रजा का जीना दुश्वार हो गया। यदि आप वे भी नष्ट हो गए। महामहिम,
युआन राजवंश भी तो काफी शक्तिशाली था। यदि देश की हालत के आधार पर देखें तो ये भूभाग का बोझ था और लोहे के घुड़सवारों का पद निस्संदेह किसी से कम न था। फिर भी सभ्यता की दृष्टि से वे वास्तव में कमजोर नहीं थे। वो देखने में अपराजय सेना असल में एक खोखला ढांचा भर थी। सभ्यता के नजरिए से इसका क्या अर्थ है? महामहिम ने अभी अभी तो कह दिया था, है न, प्रजा का मन जीता नहीं जाता। महामहिम ने अभी अभी तो कह दिया था, है न, प्रजा का मन जीता नहीं जाता। वे कभी भी सचमुच सारी जनता की मान्यता नहीं जीत सके। मेरी नजर में देश की शक्ति जनता और राष्ट्र की इच्छा शक्ति के एक होने में है। जनता और राष्ट्र की इच्छा शक्ति एक हो तभी देश समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। ये कभी भी केवल एक घराने की एक रात की महानता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जनता के मन के एकत्र होने पर टिका है। केवल जब लोगों के दिलों में आस्था होगी तभी देश में शक्ति आएगी। जनता में आस्था हो तो देश को लाभ होता है। आखिर जनता किसे कहते हैं? क्या वो गांव में जड़ी बूटियां चुनने वाला युवक है, या कड़ी मेहनत से पढ़ने वाला विद्यार्थी, या खेत में हल चलाने वाला किसान? आखिर जनता किसे कहते हैं? क्या वो स्वर्णसूची में नामित प्रथम स्थान का विद्वान है, या फिर जनता की ओर से प्राण की याचना करने वाला और लोगों की रक्षा करने वाला जिले का अधिकारी? जियांगनान की विशाल घाटियां जनता हैं। कलम से इतिहास रचने वाले महान विद्वान भी जनता हैं। जनता सबको समेटे हुए है और उसी से जीवन अनवरत चलता है। राजवंशों को केवल दरबार की पदवी के आधार पर जबरन तोड़ना, जनता को पद और वर्ग के आधार पर नहीं बांटना। महामहिम महान मिंग का उदय ताइजू सम्राट ताइजू से हुआ। जनसमर्थन धीरे धीरे फिसल रहा है। जनसमर्थन खो दिया तो मानो स्वर्ग का आदेश भी खो दिया। ये तो राज्य के दुर्बल होने का समय है, जब जनता का दिल और राष्ट्र की इच्छा धीरे धीरे अलग होने लगती है। राज्य की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, स्वभाव पूरी तरह खतरनाक। केवल जब जनता का दिल और राष्ट्र की इच्छा एक हो जाएं, तभी ये देश और यह सभ्यता अटूट शक्ति का संचार कर सकते हैं। जैसे आज का महान हवोशिया। जनता में आस्था है, राष्ट्र में शक्ति है। हमारा देश किसी एक को भी कभी नहीं छोड़ेगा, जीने की तड़प में भटकती प्रजा को, और न ही किसी एक भूखंड की जीवनधारा को त्यागेगा। किसी एक इस धरती की जनता से प्रेम करने वाले को। महामहिम यही तो मेरी हवोशिया सभ्यता है। आज की महान शक्ति की जड़ राष्ट्र जनता को अपनाता है और जनता परिवार को अपनाती है। अरे ठीक कहा, कमाल की बात कह दी। हर अक्षर रत्न जैसा। ड्रैगन फिर से ऊंचा उड़ रहा है। लियू प्रमुख, ये चेंग जियान, अब हम भी इसे संभाल पाएंगे क्या? तो बात ये थी, जो जनता का दिल जीत ले वही पूरे जगत को जीतता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक शासन का मूल सिद्धांत असल में इन्हीं 7 अक्षरों में छिपा है। जो जनता का दिल जीत ले वही पूरे जगत को जीतता है। बस 7 अक्षर। फिर भी बहुत कम लोग सच में होश में आते हैं। मैंने शिक्षा पा ली। महामहिम के वचन गहरे हैं। महान मिंग की विपत्ति। महामहिम एक व्यक्ति का किया धरा नहीं है, असल में व्यवस्था ही दिन ब दिन जर्जर होती गई और ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं तथा मानव जनित विपदाएं एक साथ टूट पड़ी। महान मिंग को बचाना हो तो अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। आज हवोशिया के चारों सागर, 5 प्रांतों में समृद्धि और शांति है और यह एक महान युग की नई पहचान बन गई है। हमेशा के लिए समृद्ध युग। समय अब बहुत कम बचा है। युवा वीर, मुझे वापस भेज दीजिए। तो बात ये थी। महामहिम, भविष्य की हवोशिया की प्रजा से मिलकर सुख से रहना और अपना काम करना। मेरा मन अब संतुष्ट है। महान मिंग की आपदा, आखिरकार यह महान मिंग की अपनी ही राह थी जिससे बचा नहीं जा सकता था। महामहिम, महामहिम, आप आखिर लौट आए। निश्चिंत रहिए निष्ठावान सेवक, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लुटेरे, राजधानी को तोड़कर जान बचाइए। युवा वीर, मुझे हमेशा से बहुत डर लगता रहा है कि कहीं मैं स्वयं ही महान मिंग को न मिटा दूं, कि मैं कुछ कर न सका, कि आने वाली पीढ़ियां मुझे मूर्ख शासक कहें। पर जैसे जैसे डर बढ़ता है वैसा वैसा ही सामने आता है। मैंने जब से सिंहासन संभाला है 17 वर्ष हो गए। विद्रोही राजधानी के द्वार तक आ पहुंचे हैं। हालांकि मैंने भरसक प्रयास किया, फिर भी मन मानता नहीं। विद्रोही को सीधे राजधानी पर धावा बोलने दिया, अदालत को जला दिया, मंत्रियों को भटका दिया,
मैं मर जाऊं, मुझे पूर्वजों का फिर धरती के नीचे मुख दिखाने का साहस न हो। मैं स्वयं मुकुट उतारता हूं, कानून से इन्हें मिटा डालो। विद्रोहियों ने हमारी पंक्तियां तोड़ दी और निर्दोष जनता पर आफ ला दी। मिंग साम्राज्य। महामहिम, युवा राजकुमार, भविष्य तुम्हारा है। हुआशिया की सभ्यता तुम्हारी है। मेरा मिंग साम्राज्य केवल इसी सभ्यता का एक वाहक है। मैं बहुत डर रहा हूं। हुआशिया की सभ्यता, आखिरकार कोई तो आगे बढ़ता रहेगा, कभी पूरी तरह नहीं टूटेगी। अपनी किस्मत से पहले ही इतना भविष्यकालीन दृश्य देखना, मेरा मन अब स्थिर है। चेंग एन कहाँ है? महामहिम, आप कृपा कर प्राण बचा लीजिए। मैं आपको दोष नहीं देता। महामहिम, नौकर का जन्म मरण आपके साथ है। मैं अकेला जी नहीं सकता। मिंग सम्राट को विदाई, मार्ग पर चले। मिंग सम्राट को विदाई, मार्ग पर चले। आने वाली पीढ़ी के लोग विनती करते हैं, मिंग सम्राट को विदाई, मार्ग पर चलें। मिंग सम्राट को विदाई, मार्ग पर चलें। महाप्रासादक, विद्रोही सेना पहले ही निषिद्ध नगर में घुस चुकी है, कृपया चलिए। चलो, हम कहां तक भाग सकते हैं? हम बचपन से शाही अनाज खाते आए हैं और राजकुमार के शरीर से जुड़े हैं। आकाश और धरती चाहे कितने भी बड़े हों, हमारा ठिकाना फिर कहाँ है? महामहिम ने देश के लिए प्राण अर्पित किए, तो फिर राजकुमार को अकेला कैसे छोड़ दें? महामहिम, धीरे चलिए। नौकर आ गया है। एक छोटा सा केंद्रीय निगरानी अधिकारी, इसमें इतना शान शौकत। वो वांग चेंग एन है, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में रहता है। उसकी पहचान भर से बात नहीं बनती, बल्कि स्वेच्छा से सम्राट के साथ प्राण देना, निष्ठा और धर्म दोनों निभाना। वो केवल सम्राट के प्रति ही नहीं, अपने हृदय में बसे देश के प्रति भी निष्ठावान है। जब रेतीली आंधियां निषिद्ध नगर को लील लेंगी, जब मेड़ की पहाड़ियां और बूढ़े वृक्ष राजवंश की मुहर बन जाएंगे, सम्राट चोंगजेन झुयूजीन सबसे निर्णायक मुद्रा में मिंग के 276 वर्षों के राज्य पर एक विशाल शिखर उकेर दिया। तांग के सम्राट ताइजोंग ली शिमिन ने कहा था, एक ही मूल्य पर सम्मान किया जा सकता है, ताकि पद को सही रखा जा सके। आरंभ को आधार बनाकर सम्मान दिया जाए, तभी उत्कर्ष का ज्ञान होता है। करुणा को आधार बनाकर सम्मान दिया जाए, तभी हानि की समझ आती है। आज मिंग के हल्के वस्त्रों के भीतर से भी हम एक और प्राचीन सिद्धांत देख सकते हैं, जो जनता का मन जीत ले, वही सारी दुनिया पा लेता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? हाँ, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं। क्यों? आपकी बात बस सही नहीं है। इसी कारण से चोंगजेन को यह बताया जाता है, क्योंकि उस समय की बात अलग थी। ये तो संसार जीतने की बात है। प्राचीन काल की सामंती व्यवस्था का मामला, जनता का दिल जीतो तो दुनिया तुम्हारी, यही इसका स्वाभाविक तर्क है। लेकिन आज का ये चीन, जनता का दिल जीत लेने से दुनिया अपनी नहीं हो जाती, बल्कि जनता के साथ दुनिया साझा करनी पड़ती है। बहुत सही कहा, जनता के साथ दुनिया साझा करनी पड़ती है। यही तो आज के चीन की सच्चाई है। जड़ से उठ खड़े होने की असली बुनियाद। चेन जियान, बूढ़े मैं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्रोफेसर झाओ, पूछिए, कोई हर्ज नहीं। आप आखिर रस्सी क्यों खींच रहे हैं? ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया, और फिर क्यों? आपने सबसे पहले चुन लिया। बात करने वाले व्यक्ति को, क्या वो चोंगजेन होंगे? इतिहास से लेकर आज तक की बातें
हजारों वर्षों की हान वर्षिया की गरिमा फिर समेट लाना, अतीत और वर्तमान को जोड़ना, आज की सारी शान दिखाना, यही इस कार्यक्रम की मूल भावना है। तो फिर सबसे पहले चोंगजेन को क्यों चुना? ठीक अभी की बातचीत में मैंने साफ कह दिया है, पूर्वजों की पूजा और मूल स्रोत की शुद्धता। चेन जियान, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, चेन जियान, आखिर आपका मतलब क्या है? चेन जियान, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे? लगे तो ऐसा कि प्रोफेसर झाओ इतिहास की बहुत गहरी समझ रखते हैं और मेरी बात अभी से भाग गए। अब आगे क्या कहना है? चेन जियान, ये तो सीधा प्रसारण है, अगर आप कुछ बोल बैठे तो इसका असर तुरंत पड़ेगा। आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। प्रोफेसर झाओ, आप दोनों क्या पहेली बुझा रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, आप दोनों के बीच आखिर क्या ऐसी कौन सी बात है जो हम नहीं जानते? कार्यक्रम तो बस खत्म होने ही वाला है। यह आदमी आखिर करना क्या चाहता है? प्रमुख, मेरा तो मानना है शायद ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक नहीं, वो आखिर कैसे लाइव मंच पर फिर आग लगाए? मेरा फैसला है, ये कार्यक्रम शुरू करने से ही मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। चोंगजेन से संवाद पूर्वजों की पूजा भी है और चीन की सभ्यता के पूर्वजों की जड़ भी, साथ ही मूल स्रोत की शुद्धता भी। मूल स्रोत की शुद्धता का अर्थ क्या है? आज मैं महान मिंग के लिए वो सारी धूल धो डालना चाहता हूँ। 300 से अधिक वर्षों की गलतफहमियां, इतिहास को फिर से सच के रास्ते पर लाना। महान मिंग में किस बात का अफसोस? चोंगजेन सचमुच एक ऐसे हौसले वाले सम्राट थे जिन्होंने साम्राज्य को सम्मानजनक अंत दे दिया, लेकिन यह मिंग राजवंश की सड़न को छिपा नहीं सकता। सम्राट की विफलता। मिंग राजवंश का उत्तरार्ध, वे कुछ सम्राट, सच कहूं तो उन्हें विद्वान कहना भी मुश्किल है। किन शासन और प्रधानमंत्रियों की चर्चा करें, किंग राजवंश से भी कम अधिकांश सम्राट, जैसे वो 30 से भी अधिक वर्ष दरबार न जाने वाले वानली सम्राट। एक राज्य के स्वामी होने के नाते शासन आज तक सादा और अत्यंत कठोर। देखिए, वानली सम्राट जिनकी मुझे जानकारी है और ली जोंगजो से जो जाना है, बिल्कुल अलग। फिर भला अंतर क्या है? वानली सम्राट जू यीजुन 44 वर्षों तक सिंहासन पर रहे। यह मिंग राजवंश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट थे। आर्थिक रूप से उन्होंने एक सख्त कोड़ा कानून लागू किया और पूरे देश की खेती को दांव पर लगा दिया। संपन्न क्षेत्रों पर चांदी की वसूली थोप दी, कर व्यवस्था में कटौती की, प्रजा पर बोझ हल्का किया और राजकोष भर दिया। राजनीतिक रूप से उन्होंने व्यवस्था को दुरुस्त किया, फालतू अफसरों को हटाया और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई। सैन्य मोर्चे पर उन्होंने चांगरों के साथ रुख सख्त किया और ली चेंगलियांग जैसे नामी सेनानायकों को नियुक्त किया। सीमांत रक्षा को मजबूत किया और पूर्वी सीमा पर दहशत कायम की। विदेशी युद्धों में वानली के शासन के 3 बड़े संघर्ष, सब में जीत हासिल हुई। सन 1592 में मिंग राज्य की 18 विद्रोहों की अशांति को शांत किया, मंगोल जनरलों के विद्रोह को दबाया, 18 विद्रोहों की बगावत को कुचल दिया और उत्तर पश्चिम को स्थिर किया। सन 1592 से 1598 तक कोरिया में सेनाएं भेजकर कोरिया की मदद की और जापान का मुकाबला किया। शुईजिगो की घुसपैठ को रोक दिया। हालांकि इसमें काफी सैन्य संसाधन लगे, लेकिन पूर्वी एशिया की अधीनता व्यवस्था और सीमा सुरक्षा को बनाए रखा। सन 1599 से 1600 तक पोत्सु और झोझो को शांत किया, यांग यिंगलों की अशांति और दक्षिण पश्चिम के आदिवासी विद्रोह को दबाया और यूनान गुइझो क्षेत्र पर नियंत्रण और मजबूत किया। जहां तक उस कथित 30 साल तक दरबार न जाने की बात है, वो तो बस हाजिरी न लगने जैसा था। एक औपचारिकता भर की लंबी दीवार, किसी तरह छोड़ देने का रास्ता नहीं था। वानली सम्राट ने हमेशा वित्त और सैन्य अधिकार अपने हाथ में कसकर रखा। महत्वपूर्ण दस्तावेज वे स्वयं स्वीकृत करते थे। राज्य की मशीनरी कभी नहीं रुकी। जहां तक उपलब्धियों की बात है, एक वानली शासनकाल शायद किंग राजवंश के आधे सम्राटों को भी टक्कर दे दे। घोर बकवास, आप तो पूरी तरह मंगड़ंत बात कर रहे हैं। घोर बकवास, आप तो पूरी तरह मंगड़ंत बात कर रहे हैं। घोर बकवास। आर्थिक दृष्टि से एक नियम बनाकर चांदी आधारित मुद्रा व्यवस्था पूरी की। जन व्यापारिक समुद्री नेटवर्क दक्षिणी समुद्रों तक फैल गया। किंग बंद देश की नीति। हथियारों का विकास भी गोलियां तोड़ सके। सैन्य दृष्टि से बात करें तो मिंग की शुरुआत में दिव्य योद्धा थे। एक नियमित हथियार दल का गठन किया। वानली के कोरिया अभियान में समुद्र पार जाकर डाकुओं को काबू करने की क्षमता थी। किंग बर्ड शिप युद्ध के समय इस्तेमाल वही 200 साल पुराना लाल कपड़े वाला तोप है। जनजीवन पर बहस। मिंग राजवंश का शासन कई पहलुओं में समृद्ध था। वन और जल प्रबंधन में चोट, द ग्रेट कैनाल की मरम्मत, पूरे शहर में जल निकासी नियम। किंग शेन फैंग 5वें वर्ष में पीली नदी के सैकड़ों मार्ग। इसी वजह से लाखों साल
आसमान भरकर लुटाया गया धन, परत दर परत जांच के लायक। तुम लोग कहो, कांगचेन का समृद्ध युग। लेकिन उस समृद्धि के पीछे इतिहास को उसके असली रूप में लौटाने दो। तकनीक का ठहराव वगैरह शिक्षकों और विद्वानों पर तो कानून सुधारने की जिम्मेदारी है। इसे ही तो प्रगति कहते हैं। लेकिन जनसंख्या बेहद कम है, गांवों की मूर्खता और संकीर्णता, इतिहास की किताबों में जो दिखा, बस हिमखंड की एक कोना भर। सब लोग भी यही। महान किंग महान सपनों से बहुत आगे निकल चुका था। आज मैं चोंगजिंग के रूप में वास्तविकता से सीधा दुनिया को सच बताना चाहता हूँ। यहाँ तक कि 300 से भी ज्यादा साल पहले भी मिंग राजवंश का शिष्टाचार, संस्कृति और सभ्यता का वातावरण अब भी सीमा बंद कर आत्मरक्षा करने वाले महान किंग से कहीं बेहतर था। मिंग महान किंग से कहीं बेहतर था। किंग राजवंश ने जो किया, असल में तोहफे में दोस्ती देना पसंद, परिवार से नहीं, अच्छे और बुरे दोनों तरह के चीनियों को सब देश के प्रति प्रेम से भरे थे। ये तो सबसे सच्ची तस्वीर है। लेकिन उस समय किंग राजवंश की आम जनता की जिंदगी मिंग राजवंश से साफ तौर पर बेहतर थी। अच्छा, मिंग वानली के वर्षों में पुर्तगाली मिशनरी मातेओ रिक्की ने महाचीन वृतांत में लिखा, चीन में उत्पादित रेशम अधिकतर झेजियांग से आता था, जिसकी भारी मात्रा देखकर लोग दंग रह जाते थे। न केवल हर जगह सादी रेशमी वस्त्र थे, आज तक रेशम के वैभव की वही शान थी। ऊपर से लेकर बड़े लोगों तक, नीचे से लेकर आम लोगों तक, सब रेशमी कपड़े पहनते थे। फौरन लीजिए और जियांगनान पहुंचकर देखिए। कपड़ों में खालिस मांस जैसी सच्चाई थी। गलियां, मोहल्ले, कुएं, पहाड़, जनता सबको अपना लेती है। और किंग राजवंश। सन 1793 मैकाटनी दूतमंडल झेजियांग पहुंचा। एक किसान के घर को देखा। भोजन की मेज, नीली पंखों वाली कमीज, अंत तक किंग मिशनरी मेन पीना। चीनी लोगों के स्वभाव का वर्णन करते हुए, उत्तर चीन का सर्वोच्च सम्मान, गरीबी में भी चैन से खाना, चेहरा लकड़ी जैसा सुनना, बंद पिंजरे का कुत्ता, बेचैन और असुरक्षित, यही तो आप लोगों ने कहा था। जिंदगी कहीं बेहतर। जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं आप सभी को पहले से बता दूं, राष्ट्र इतिहास बादल मानचित्र के दूसरे सीजन का विषय तय हो चुका है। मिंग और किंग के आम लोगों का इतिहास। आदेश, मैं सबको सीधे वहां ले चलूंगा, रूह से महसूस करने मिंग और किंग राजवंशों के निचले तबके के लोगों की असली जिंदगी। आज राष्ट्र इतिहास बादल मानचित्र यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और दान करके मिरर तथा कॉलम चैनल को सपोर्ट करें।